हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो सब लोग। आई होप आप स्वस्थ हो, मस्त हो, दुरुस्त हो। और अब जब हम ये वीडियो लॉन्च कर रहे हैं तब तक आपकी पढ़ाई बहुत एकदम नंबर चल रही होगी, बहुत अच्छी चल रही होगी। कैसी चल रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव का एसएलसीएम, जो आप लोगों का फेवरेट है, और सीएमएसएल। देखो, इवन इफ ये वीडियो में नए सिलेबस यानी कि सीएमएसएल वालों के लिए बना रहा हूं, बट स्टिल एसएलसीएम वाले यानी कि ओल्ड सिलेबस भी आकर बैठ यहां पर, क्योंकि कुछ कुछ चीजें इवन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो साथियों, चाहे ओल्ड हो या न्यू, ये वीडियो आपके काम के लिए। हाँ, कुछ कुछ ऐसी जगह है वीडियो पे जहां पर पुराने वालों को कोई काम नहीं है, बट मैं जब वो टॉपिक आएगा मैं आपको बोल दूंगा कि यहां पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ओल्ड सिलेबस। बट फ्रेंड्स, अभी तक के लिए वीडियो ओल्ड एंड न्यू दोनों के लिए चालू रहेगा। अब फ्रेंड, मैं बहुत सारी चीजें इस मटेरियल के अंदर लिखने वाला जो इंस्टीट्यूट के ही वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है। आप कभी भी ब्राउजर में जाइए, मतलब ये तो मैं कहीं लंदन अमेरिका से नहीं, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओगे तो आपके इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे ही ये चीज मिल जाएगी, और वही चीज यहाँ पर रेडी पड़ी हुई है। ठीक बात है। मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी हैंड रिटन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, सो आप अगर चाहो तो ये भी चीज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप दोनों चीज डाउनलोड कर लीजिए और यूज करिए। ठीक है, मैं दोनों चीज, खाली वाला भी रख दूंगा, इसका जो मैं लिख रहा हूं ये भी अनोट वाला भी रख दूंगा, और जो हैंड रिटन है ये भी रख दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, एक भी % सेल्फिश ना होकर ये वीडियो फटाफट से अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लो, तो ही लाइफ में मजा आएगा। ये जून 2024 और उसके आने वाले अटेम्प्ट्स में होगा। ठीक है, कुछ कुछ अमेंडमेंट में ऑलरेडी बैचेस में पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। कुछ एक पार्ट यहाँ पर है बायबैक का, जो सबको अमेंडमेंट पढ़ना है। अभी हाल ही में मेरी एक संजीवनी वीडियो आई थी, आप जाके डिस्क्रिप्शन में या तो आप वीडियोस में जाके चेक करो, अभी एक ही वीडियो आई है, उसके अंदर बायबैक है। नीचे आप टाइमलाइन हमने मेंशन कर रखा है, कमेंट में टाइमलाइन करके रखा हुआ, वहां पे क्लिक करना, बायबैक वीडियो अच्छे से देखना। बायबैक में अमेंडमेंट्स है बहुत सारे, पूरा बायबैक ही अमेंड हुआ है, तो भैया वो बायबैक पूरा ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। ठीक बात है। आज आप बात करते हैं भैया जून 2024 एग्जामिनेशन के अंदर आपको कौन कौन सी अमेंडमेंट को एकदम ध्यान से फोकस से पढ़ना है। सबसे पहले अमेंडमेंट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एंड अमेंडमेंट इज, अच्छा बाय द वे सारे चैप्टर्स में अमेंडमेंट नहीं है, इन्हीं चैप्टर में अमेंडमेंट है। ये जो अमेंडमेंट है इट इज एप्लीकेबल टू बोथ ओल्ड एंड न्यू, एप्लीकेबल टू बोथ ओल्ड एंड न्यू। ठीक है, एप्लीकेबल टू बोथ ओल्ड एंड न्यू, यहाँ पर भी ओल्ड एंड न्यू पे एप्लीकेबल, ये सिर्फ न्यू को एप्लीकेबल है। ठीक है, और ये दोनों का एप्लीकेबल है, ये दोनों का एप्लीकेबल है, ये भी दोनों का एप्लीकेबल है। वापस से बोल रहा हूं, कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा हुआ है, कुछ कुछ चीजें नया है। चलो, सबसे पहले हम लोग आ रहे, पहला जो अमेंडमेंट है जो आपको यहां पर दिख रहा है, दिस इज द अमेंडमेंट। एंड अमेंडमेंट क्या कहता है, आ जाओ समझते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट है एससीआरए के अंदर, जहां पर एक रूल है 19A। 19A के अंदर कुछ बातें बोली गई है फ्रेंड्स, अगर आपको याद रहेगा, वो जो बात करता है कंटिन्यूस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट की बात करता है, कंटिन्यूस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है, जिसके अंदर आपको जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है, उसको मेंटेन करते हुए चलना है। दोस्तों फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाते हुए ये कहा कि जनहित के लिए यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो अगर चाहे तो कंपनीज को एग्जेम्पशन दे सकती है, कुछ कंपनीज को एग्जेम्पशन दे सकती है। और फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल बस आपके सामने मैंने लगा के रखा हुआ है, आप अगर देखोगे तो LIC को वन टाइम एग्जेम्पशन मिला 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, वो भी कभी, अगर आप ध्यान से देखो मैंने न्यूज़पेपर कटआउट लगाया हुआ है। ठीक है, बाय May 2030 तक का अल्टीमेटली यू विल गेट सम एग्जाम्पशन। भैया छोटा मोटा एग्जाम्पशन नहीं है, बड़ा बड़ा एग्जाम्पशन है। दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो आपको आपके दिमाग में रखना है। देखो भैया, मैं तो बहुत पैशनेट प्रोफेशनल हूँ, प्रैक्टिकली जुड़ा हुआ हूँ अभी भी। ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ये ऐसे ही नहीं आती बेटा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली आधे टाइम इसी में डूबा रहता हूँ। तो जब मैं लेक्चर डिलीवरी करने जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली बहुत आराम से फ्लो से निकलता है। रीजन बीइंग, ये सारी चीज जो भी आप सीएमएसएल या एसएलसीएम में पढ़ते हो, ये सारी चीज प्रैक्टिकल से एकदम लिंक्ड है। ठीक बात है। तो पहली चीज तो भैया, गवर्नमेंट जनहित में चाहे तो एग्जेम्पशन दे सकती है, यही हमारा पहला अमेंडमेंट है। आप देखोगे तो दिस इज द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट जो मैंने ये कवर किया हुआ है। बट दोस्तों, अगर आप देखोगे तो यहां पर गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन दिया है,
इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया। ऑब्वियसली बात है, आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पता होगी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर या दोनों स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कितना होल्ड कर रही है। अगर आप देखोगे तो भैया यहाँ पर नॉट लेस देन 51%। जब मैं बोलता हूँ नॉट लेस देन 51%, यानी कि 51%, 51%, 51%, भैया इतना तो माल पड़ा ही होगा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, एग्जाम्पल कहने की जरूरत नहीं, बट जस्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये मैंने अलग से लिखा नहीं है बिकॉज ये आपको आता है, मैं अजम्पशन करके चल रहा हूँ। हाँ ये थोड़ा सा मैं बोलूँ तो ये नया है आप लोग के लिए, दिस इज समथिंग विच इज न्यू, इसलिए मैंने उसको लिख के भी रखा हुआ है। तो ये था तुम्हारा पहला अमेंडमेंट, बेबी सोनू था अमेंडमेंट है। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे भैया वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, मेरे को लगता है इसमें से सवाल बनना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, मेरे को लगता है इससे सवाल बनना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो से जो मैं बता रहा हूँ स्कोर्स वाले चैप्टर से मुझे लगता है कि भैया नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन बनना ही चाहिए, बिकॉज एकदम भारी अमेंडमेंट है। बहुत सारी चीजें अगर आप देखो तो भैया ये अमेंडमेंट चल रही है, अमेंडमेंट चल रही है, अमेंडमेंट चल रही है, अमेंडमेंट चल रही है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। चलो आके डिस्कस करते हैं भैया क्या अमेंडमेंट है, आ जाइए। वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, स्कोर से रिलेटेड अमेंडमेंट है, आ जाओ। तो भैया जी क्या हुआ मालूम है, सेबी साहब ने क्या किया, सेबी साहब ने एक नोटिफिकेशन लाया। नोटिफिकेशन किस बारे में, नोटिफिकेशन देखो तो सेबी फैसिलिटेशंस, ठीक है, ऑफ ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब फ्रेंड्स होता क्या है ना, ये पढ़ शायद आप अभी रहे हो, बट प्रैक्टिकली ये मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, आज अमेंडमेंट हम 6 महीना लेट पढ़ते हैं, बट मैं तो अभी भी प्रैक्टिकल इंसान हूं, मैं तो अभी भी ये चीज 6 महीने पहले ही देख चुका था जब ये अमेंडमेंट आया था। बट हाँ, तुम्हारे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए हमने इसको बनाया बाद में, क्योंकि जैसे जैसे इंस्टीट्यूट कहता हम वैसे वैसे डालते रहते हैं। बट यस, ये प्रैक्टिकली ऑलरेडी आ चुका है। अब हुआ क्या मालूम है, थोड़ा सा ईज ऑफ कंप्लेन, मतलब कंप्लेन का एस्केलेशन फास्ट होने के लिए, अगर आपको शायद पता रहेगा, स्कोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्कोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई तुम बराबर काम नहीं करो, तुम बराबर काम नहीं करो, या मुझे डिविडेंड नहीं मिल रहा है, मुझे एनुअल रिपोर्ट चाहिए, मुझे आप वो नहीं दे रहे हो ना। ऐसे केस के ऊपर क्या होगा, आज आपके पास एक मेथड लाया है, इसलिए अमेंडमेंट रेगुलेशन 2023 लाया गया। अमेंडमेंट रेगुलेशन 2023 लाया गया, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे से एस्केलेशन प्रोसेस समझाया गया। एस्केलेशन प्रोसेस का मतलब होता है अब चीजें बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि हम लोगों ने यानी कि सेबी ने क्या ट्राई किया, ऑटो रूटिंग एंड ऑटो एस्केलेशन ऑफ कंप्लेंट्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, ऑटो रूटिंग एंड ऑटो एस्केलेशन। ये कैसे हुआ फ्रेंड्स, ये कैसे होगा बेटा, ये होगा डेजिग्नेटेड बॉडीज के वजह से, बिकॉज अब इंटरवीन करने आएगा डेजिग्नेटेड बॉडीज, सो दैट द स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी वेरी इजीली फ्लो, स्मूथ फ्लो होने वाला है इसीलिए। अब मेरी बात समझो, who can act as a designated bodies, आप मेरी बात समझो, who can act as a designated body, designated body भैया जी कौन एक्ट कर सकता है। अब ये एक लिस्ट है, मर्चेंट बैंकर, बैंकर टू एन इशू, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स रीट्स, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी डेट सिक्योरिटीज, मुन्नी बॉन्ड्स या मुन्नी डेट सिक्योरिटीज, ठीक है, डिबेंचर ट्रस्टीज। ये जो लिस्ट है आप लोग को याद रखनी चाहिए। मुझे लगता है 3 नंबर के लिए ये अकेला ही नंबर ना आ जाए कि भैया मुझे बताओ डेजिग्नेटेड बॉडीज कौन है, हालांकि नंबर ये अकेला आ जाए चांसेस कम है, पूरा पूछने के बहुत चांसेस है। अब भैया डेजिग्नेटेड बॉडीज को अब लाए क्यों, डेजिग्नेटेड बॉडीज को लाए कुछ पर्पस के लिए भैया, मॉनिटरिंग एंड हैंडलिंग ग्रीवेंसेस का क्या करने के लिए, मॉनिटरिंग एंड हैंडलिंग करने के लिए, मॉनिटरिंग एंड हैंडलिंग करने के लिए। फ्रेंड्स ये आपको देखने में बड़ा सुंदर दिखता होगा, बट इसके पीछे पहले पूरी बैठती है, टीम बैठती है, फिर उसको मैं खुद बैठकर लिखता हूं, फिर दिमाग लगाना पड़ता है कौन सा पिक्चर कहां पे लगेगा, और फिर उसको आपके हिसाब से सामने हम लोग प्रेजेंट करते हैं। मतलब नो डाउट आप लोग को सुनने में बड़ा अच्छा लगता होगा, अरे वाह बहुत इजीली अमेंडमेंट वीडियो बन गया, बट फ्रेंड्स आप मानोगे नहीं, बट ये 4-5 घंटे का पूरा मेहनत। तो इट इज ऑलवेज रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक करो, बिकॉज आई डोंट नो, लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, बट यस लाइक और सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा और पूरी टीम का बढ़ जाता है। तो ये सब लोगों को स्टेटस पे लगा दो, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर दो कि आपने ये शेयर किया प्लीज, इससे बहुत सारा मोटिवेशन मुझे मिलता है एटलीस्ट। ठीक है, मतलब इट इज जस्ट अ पे बैक, आप ये सुन रहे हो लेक्चर तो उसका पे बैक करने का प्लीज प्लीज ट्राई करो। डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज मुझे बताओ कि आपने वीडियो देखी है, कमेंट बॉक्स में बताओ। आपको अगर कुछ डाउट भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब मेरी बात समझना,
डेजिग्नेटेड बॉडीज क्या काम करेगी, दो काम करेगी, एक करेगी भैया मॉनिटरिंग करेगी, एक करेगी हैंडलिंग, दूसरा क्या करेगी भैया नॉन एनफोर्समेंट एक्शन लेगी। क्या लेगी? नॉन एनफोर्समेंट एक्शन लेगी। बोलो क्या लेगी? नॉन एनफोर्समेंट एक्शन। नॉन एनफोर्समेंट एक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है बेटा? अटैक नहीं करेगी, फेंके के मारेगी नहीं, बट बेटा आपको हल्की हल्की प्यारी प्यारी वार्निंग देगी, हल्की हल्की प्यारी प्यारी वार्निंग देगी। जैसे कि बेटा इशूइंग एडवाइजरीज, क्वेश्चन लेटर्स, क्योंकि आपने रिड्रेसल नहीं किया हुआ है, किसी भी प्रॉब्लम का समाधान जो चाहिए होता है वो आपने नहीं दिया। ना ऐसे केस के अंदर बेटा जी आप मेरी बात समझो, आपकी बाद में तबला तोड़ बैंड बजने की पूरी पूरी चांसेस है। इसलिए भैया जी आप ध्यान से रखना, जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि भाई कभी कभी भी अगर आप ये सब चीज देख रहे हो तो एकदम धीरे से बात समझना कि ये सब चीजें बहुत टेक्निकल है। तो यस, सिंपल बात, 0% बकवास। यहां पर आप नॉन एनफोर्समेंट एक्शन लिया जाएगा। बोलो क्या लिया जाएगा? नॉन एनफोर्समेंट एक्शन लिया जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों। नॉन एनफोर्समेंट एक्ट किया जाएगा, बराबर है ना? ना बेटा जी कैसा है ना, पूरा प्रोसेस जब तक समझोगे नहीं तब तक मजे की बात नहीं है भैया। आपको पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा भैया, कहानी चलने कैसे वाली, दुनियादारी होने कैसे वाली, और यही चीज हमको समझना है। आई होप आपको मेरी आवाज एकदम बेटर तरीके से आ रही है। ओके जी, ओके 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 ओके, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं बोल रहा हूं भैया हमको समझना है कि किस तरीके से आप अभी पूरा प्रोसेस संभालोगे। देखो होता क्या है बेटा जी, किसी भी इंसान को अगर कंप्लेन करना, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मुकेश अंबानी होगा, ये मुकेश अंबानी की कंसर्न एंटिटी है। कंसर्न एंटिटी कोई भी, रिलायंस, टाटा, बाटा, कोई भी ब्रोकर हो सकता है। अब बेटा जी कंप्लेनेंट यानी कि आलिया भट्ट जी को प्रॉब्लम है कि भैया रिलायंस ने कोई काम नहीं किया हुआ है, तो वो क्या करेगी? स्टेप 1 दैट वो स्कोर्स पे कंप्लेन लॉन्च कर देगी। बोलो क्या कर देगी? स्कोर्स पे कंप्लेन लॉन्च कर देगी। अब जैसे स्कोर्स पे कंप्लेन लॉन्च कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, एंटिटी का काम होगा, देखो यहां पर एंटिटी का काम होगा कि भैया जैसी वो कंप्लेन मिले तो भैया कंप्लेनेंट स्कोर के पास जाएगा, स्कोर फिर कंप्लेन आगे फॉरवर्ड करेगा। 21 डेज के अंदर अंदर 21 डेज के अंदर अंदर इस इंसान को, इस कंसर्न एंटिटी को, मैंने यहाँ पे बनाया तो रिलायंस मुकेश अंबानी जी को है, बट यहाँ पर यस एक कंसर्न एंटिटी को बोलो क्या करना पड़ेगा? स्कोर्स के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, स्कोर्स के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, यानी कि एटीआर अपलोड करवाना पड़ेगा। एटीआर क्या होता है सर? एक्शन टेकन रिपोर्ट। और कितने दिन में करना पड़ता है? 21 डेज में करना पड़ता है। जैसे ही आपको यहाँ पे एक्शन टेकन रिपोर्ट मिल गया, आप कंप्लेनेंट को पहुंचा दोगे। अब ये था चल रहा है, बट दोस्तों ऐसा हो सकता है आपने एटीआर अपलोड किया और आप सैटिस्फाइड हो, अरे भैया मैटर सॉल्व हो गया। बट व्हाट इफ आप एटीआर सबमिट करते हो बट सामने वाला पार्टी सैटिस्फाइड नहीं है, आलिया कि आलू, मेरी आलू सैटिस्फाइड नहीं है कि जो भी जवाब दिया गया है वो शायद वो खुश नहीं है ना, ऐसे केस के अंदर आप ले सकते हो, आप ले सकते हो धोनी रिव्यू ले सकते हो। ठीक है, आप धोनी रिव्यू ले सकते हो जहां पर आप ये बताओ कि आप क्यों खुश नहीं हो, बट विद इन हाउ मेनी डेज यू विल सी ऑल दिस स्टफ विद इन 15 डेज, 15 वर्किंग कैलेंडर डेज। अब ध्यान देना मेरी बात, ठीक है? अच्छा ऐसा हो सकता है या तो बेटा आपको 21 डेज में एटीआर फाइल ही नहीं किया, दो चीज होगी, या तो एटीआर फाइल किया होगा या तो कंसर्न एंटिटी ने एटीआर फाइल नहीं किया होगा। अगर कंसर्न एंटिटी ने एटीआर फाइल किया है, ठीक है, सेटिस्फाइड है, बूम, ओला, वर्क डन बेटा। बट बेटा जी जैसे इफ दे आर सैटिस्फाइड ना, ऐसे केस के अंदर कंप्लेनेंट 15 दिन के अंदर ये रीजन बताएगा भैया वो सैटिस्फाइड क्यों नहीं है, और ये चीज भैया रूट हो जाएगा किसके पास? डेजिग्नेटेड बॉडी के पास। ये रूट हो जाएगा डेजिग्नेटेड बॉडी के पास, ठीक है? एंड देन डेजिग्नेटेड बॉडी किसको बोलेगा? कंसर्न एंटिटी को, कि साहब जी आपने बेटा बराबर से क्या नहीं किया, बराबर से जवाब नहीं दिया, तो अब रिवाइज एटीआर फाइल करो। कितने दिनों के अंदर? 10 दिनों के अंदर अंदर। बट दोस्तों व्हाट इफ एटीआर अपलोड ही नहीं किया, मतलब भैया बहुत ही ढीठ आदमी है, अगर ऐसा है तो ऐसे केस के अंदर रिवाइज या रिव्यू कौन लेगा? डेजिग्नेटेड बॉडी ले लेगा, और डेजिग्नेटेड बॉडी फिर कंसर्न कंपनी को बोलेगा कि साहब कर दे भैया, जो बोला गया है वो कर दे। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। यहां पर अब अलग से फोर्स आएगा, अलग से दबाव डाला जाएगा कंसर्न एंटिटी को एक अच्छा और सैटिस्फैक्टरी जवाब देने के लिए। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। इससे क्या होगा? ग्रीवेंसेस जो रिड्रेसल का मैकेनिज्म है वो और स्मूथ हो जाएगा। दिस इज व्हाट सेबी वांटेड। अब दोस्तों वी आल्सो हैव अ प्रोविजन रिलेटिंग टू सेकंड रिव्यू। अब सेकंड रिव्यू कैसा होगा? मतलब रिवाइज एटीआर आया, अपलोड हुआ है, आप अपलोड के बाद भैया सैटिस्फाइड हो, आप अपलोड के बाद सैटिस्फाइड हो, भैया आपके काम खत्म हो गया। बट व्हाट इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड? 15 दिनों के अंदर अंदर आपको के साथ बताना है कि आप खुश नहीं हो, आप एक रिव्यू ले सकते हो, उसको हम बोलते हैं सेकंड रिव्यू। बट इस बार सेबी भी बीच में आएगा, सेबी के थ्रू ये सब रूल
होगी। और बेटा जी अब अगर अपलोड नहीं हुआ तो भी सेकेंड रिव्यू सेबी के थ्रू होगी और बेटा कंसर्न एंटिटी को जवाब देना पड़ेगा। अब कंसर्न एंटिटी को जवाब कितने टाइम देना है? उतने टाइम में जितना सेबी ने ग्रांट किया है उस आदमी को क्या करने के लिए? एटीआर को सॉल्व करने के लिए, मैटर सॉल्व करने के लिए। आई होप आप मेरी बात समझ गए। ये है पूरा कंसर्न, पूरा टॉपिक जो आपको अच्छे से याद रखना है। भाई इसको याद कर लो भैया। मुझे ऐसा लग रहा है भैया 5 नंबर का पूछना चाहिए, मतलब इतनी मेहनत करिए तो भैया आना चाहिए। ठीक है, आप पूरा प्रोसेस समझो। स्टेप 1 कंप्लेनेंट स्कोर के पास जाएगा, स्कोर फिर कंसर्न एंटिटी के पास जाएगा। स्टेप 2 8 या 21 डेज में फाइल होगा। अब हुआ सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या होगा? सेटिस्फाइड हो मैटर खत्म। अच्छा अपलोड ही नहीं हुआ तो क्या होगा? अपलोड नहीं हुआ तो भैया कॉमन प्रोसेस डेजिग्नेटेड बॉडी सामने आ जाएगा एंड यू नो यू हैव सेकंड रिव्यू एज वेल। एटीआर अपलोड हुआ फर्स्ट टाइम, आप सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है, सेकंड टाइम भी आपके पास ऑप्शन होते हैं एंड हियर इज द गेम। पहली बार डेजिग्नेटेड बॉडी बीच में आएगा और दूसरी बार सेबी बीच में आएगा। ओके बात। अच्छा व्हाट इफ ये क्या होगा सर? एक्शन फॉर फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर कंप्लेन। अरे भैया अगर आप फेल हो गए, ये इन्वेस्टर कंप्लेन को रिड्रेस या बताने के लिए भैया जब क्या हो गए? फेल हो गए, तो भैया सीन हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? एक नोटिस देगा कंपनी को। जो कंपनी है वो रिलायंस है, ठीक है। डेजिग्नेटेड एक्सचेंज बोलो क्या करेगा? नोटिस इशू करेगा। बोलो किसको करेगा? भैया कंपनी को करेगा। कितने दिनों का? भैया 15 दिन के अंदर अंदर बोलेगा भैया आप एटीआर फाइल करो, फाइन दो, एटीआर दो, फाइन दो। मैंने फाइन मेंशन नहीं किया हुआ है, फाइन बेटा 1000 रुपए है। अगर आप अमेंडमेंट शीट देखोगे, सप्लीमेंट देखोगे, ये तो हमारा सेकंड रिव्यू मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। आप देखोगे फाइन ये रहा 1000 रुपया पर डे, दिख रहा आपको बेटा? 1000 रुपया पर डे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1000 रुपया पर डे की फाइन है जो आपको भरनी पड़ेगी। अब दोस्तों 2 केस होगी। 15 दिनों के बाद मैटर है तो रिड्रेस हो जाएगा प्लस फाइन भर दिया जाएगा, मैटर सॉल्व। बट ना ही मैटर रिड्रेस हुआ है ना ही फाइन भरा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है ना, ऐसे केस के अंदर एक्सचेंज फिर क्या करेगा? एक्सचेंज फिर प्रोमोटर को नोटिस देगा कि भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारा कंपनी भिखारी, तुम लोग पागल हो गया क्या? तो फिर प्रोमोटर फिर क्या करेगा? 10 दिनों के अंदर अंदर ये काम को सॉल्व करवाएगा। अगर सॉल्व करवा दिया बहुत बड़ी बात, अगर सॉल्व नहीं करवाया तो बैंड बजेगी जोर जोर से, बैंड बजेगी जोर जोर से। कैसी बैंड बजेगी आप देखना। भैया डिपॉजिटरी को फोन करेगा कि भाई इसके सारे शेयर फ्रीज कर दो। अरे ये कंपनी का नहीं, जितनी भी कंपनी के सिक्योरिटीज होल्ड करता है भाई सबको फ्रीज कर दो, तू देख। प्लस एनी अदर एक्शन ले सकते हैं जो उसको सही लगे। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्की बात, भूलोगे तो नहीं, जो हम बता रहे आप भूलोगे तो नहीं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम भूलना नहीं है। फ्रेंड अगर आप यहाँ पे बताऊं जनरल प्रोविजन, देखो अगर कोई भी बंदा नया है, मतलब फर्स्ट टाइम आप केस फाइल कर रहे हो इन स्कोर्स, तो भैया आपको यहाँ पड़ेगा, स्कोर्स की वेबसाइट की कटआउट है जहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहां पर लेट मी शो यू। आप पहली बार आए हो फ्रेंड्स तो ईमेल एड्रेस फोन वगैरह 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 ये नंबर आपको देना पड़ेगा जो हम लोग रेगुलर लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं बाय द वे, फिर भी एक बार रिपीट करता हूं सब लोगों के लिए जो लोग बेटा शायद सेल्फ स्टडी करते रहेंगे। यहाँ पे 7 ऐसी बातें जो यहाँ पे लिखी कि ये सारी कंपनीज पे आप क्या नहीं करोगे, ये 7 ऐसी कंपनी जिसके अगेंस्ट आप क्या नहीं करोगे, स्कोर्स के अंदर कंप्लेन वगैरह फाइल नहीं कर सकते। क्या बोला गया देखना देखना। जो कंपनी अनलिस्टेड है, ठीक है, या तो भैया क्या होगा डिलिस्ट हो गया रहेगा, या बेटा कोई पेंडिंग केसेस है इनका, या इनका कोई रेगुलेटर है खुद का, इनका खुद का रेगुलेटर आरबीआई सीसीआई ऐसा कोई भी रेगुलेटर है, वहां पे मैटर चल रहा है, शायद उनका कुछ और मैटर चल रहा है, आईबीसी में मैटर है, कंपनी स्ट्रक ऑफ हो चुका है, या कंपनी लिक्विडेट या लिक्विडेशन के प्रोसेस में, तो भाई ऐसी कंपनीज के ऊपर आप स्कोर वाला तामझाम मत करो, जितना हो सके आप स्कोर से दूर रहो। ये स्कोर में ऐसे ऐसे करना अलाउड नहीं है। आई होप आप मेरी बात समझिए। दोनों अटेम्प्ट के लिए, दोनों एग्जाम बच्चों के लिए, चाहे ओल्ड सिलेबस है न्यू सिलेबस, भाई तेरे दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक बात है। अब दोस्तों आ जाओ झटपट फटाफट अगले अमेंडमेंट में। तो फ्रेंड्स ये जो अगला अमेंडमेंट है ना, ये भी दोनों का एप्लीकेबल है, तो एकदम जोर शोर से पढ़ के जाओ। पहले के 2 अमेंडमेंट जो अभी तक पढ़ा है वो दोनों भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, अब ये भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। इंस्टा पे ऑलरेडी देख लेगा भैया,
बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। दोस्तों आज एक नया डेफिनेशन का आगाज हो गया है, क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर। भैया अगेन ये इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। भैया क्या बोला? बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। आओ मेरे बात समझो, मेरी बात। सर ये क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर कौन है? भैया बड़ा स्टॉक ब्रोकर। कौन स्टॉक ब्रोकर? अरे बड़ा स्टॉक ब्रोकर साथियों। सर बड़ा मतलब फिर बड़ा कैसे मालूम पड़ेगा ये बड़ा स्टॉक ब्रोकर है? बेटा सेबी साहब ने बता के रखा कि ये चीज अगर क्राइटेरिया फुलफिल होती है ना तो आप बड़े आदमी हो। जैसे कि क्या? टोटल नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स, टोटल नंबर ऑफ एसेट्स, ट्रेडिंग वॉल्यूम, एंड ऑफ द डे मार्जिन, हाँ कंप्लायंस स्कोर, ये स्कोर वगैरह सब आपको सेबी खुद बताएगा। या प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग वॉल्यूम, ये भी कौन बताएगा? खुद सेबी बताएगा। फ्रेंड्स अगर इनमें से आप कहीं पे भी सेटिस्फाई कर जाते हो तो आप बने हो क्या? आप बनोगे एक क्वालिफाइड ब्रोकर। अरे क्वालिफाइड ब्रोकर को करना क्या पड़ेगा? क्वालिफाइड ब्रोकर को भाई ये करना पड़ेगा, सबसे पहला एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस बनाना पड़ेगा। दूसरा तेरे को क्या करना पड़ेगा? रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी करना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी करना पड़ेगा। सेकंड तेरे को स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तीसरा रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी बनाना पड़ेगा। और इन्वेस्टर सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑनलाइन कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है तू छोटा मोटा बंदा नहीं है भाई, तू एक बहुत बड़ा बंदा है। अगर तू एक बहुत बड़ा बंदा है तो भाई तेरे को ये सब रूल्स का रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ेगा। तेरे को ये सब रूल्स का रेगुलेशन को इज्जत से बोलो क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। पक्की बात है, समझ में आया कि नहीं भैया? बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं रिपीट कर देता हूं। बड़े मियां छोटे मियां। सर बड़े मियां मतलब सर एक अलग से डेफिनेशन इंट्रोड्यूस किया गया। डेफिनेशन का नाम है क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर। क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर आप इस रीजन की वजह से बनोगे, अगर बन गए तो ये सब ध्यान करना पड़ेगा, ये सब काम करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको अच्छे से करके जरूर जाना। अब भैया हम बात करेंगे आईसीडीआर के ऊपर। कुछ अमेंडमेंट आया भैया, ध्यान देना। आईसीडीआर की कुछ अमेंडमेंट आया, कुछ ध्यान देना फ्रेंड्स, बिकॉज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बोथ ओल्ड न्यू दोनों को एप्लीकेबल है। अब ध्यान देना। ये भैया अंडरराइटर कौन होता है? शायद तेरे को ऑलरेडी पता है। अंडरराइटर वो व्यक्ति होता है जिसका काम होता है अनसोल्ड शेयर जो है उसको खरीद लेना। सब जी सबसे पहला भैया इन दोनों के बीच में बोलो क्या होना चाहिए? इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल एग्रीमेंट होगा और ये प्रोस्पेक्टस फाइल होने से पहले हो जाना चाहिए। बिल्कुल ये इशूअर है, तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है, ठीक है। ये कौन है? अंडरराइटर है जो हमारी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर कि इस प्रोस्पेक्टस के अंदर ये लिखा होगा कि ये कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेगा। कितना नंबर लेना चाहिए भैया? जिससे मिनिमम सब्सक्रिप्शन भर जाए उतना तो लेना चाहिए ही। आई होप मेरी बात समझ रहे आप। प्लस कितने दाम में लेगा, कितने प्राइस में लेगा। दाम भैया उतना होना चाहिए जितना आईपीओ यानी कि इशू प्राइस है ना। फ्रेंड्स ये खुद ले या किसी से सब्सक्राइब करवाए उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपस रिपीट करता हूं, अंडरराइटर खुद ले या किसी से सब्सक्राइब करवाए फर्क नहीं पड़ता। आई होप आप मेरी बात समझ गए। भैया बात समझ गए तो अब यहां पर आ जाइए। फ्रेंड्स कौन अंडरराइटर बन सकता है? मतलब अंडरराइटर कौन बन सकता है? तो मेरी बात समझना। अंडरराइटर बनना है तो पहले अपने आप को सवाल पूछो, बुक बिल्डिंग है या अदर देन बुक बिल्डिंग? यानी कि भैया आप समझ लो आपका फिक्स प्राइस है, तो ऐसे केस के अंदर भैया अगर आपका बुक अदर देन बुक बिल्डिंग है तो भैया स्टॉक ब्रोकर या मर्चेंट बैंकर एक्ट करेगा एज योर पब्लिक इशू का अंडरराइटर। अगर बुक बिल्डिंग है तो लीड मैनेजर करेगा, तो सिंडिकेट मेंबर करेगा। लीड मैनेजर करेगा तो सिंडिकेट मेंबर करेगा इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग। सिंडिकेट मेंबर अगर फेल हो जाता है तो फ्रेंड्स कौन करेगा? ये काम लीड मैनेजर करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। फ्रेंड्स दिमाग में बात डाल लो एकदम अच्छे से। अगर आपका अल्टरनेट बुक बिल्डिंग है, याद है अल्टरनेट बुक बिल्डिंग? भिखारी गरीब कंपनीज जिनको आईपीओ करने का है। आई होप यू रिमेंबर, मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया क्लासरूम के अंदर जो नेटवर्क नेट टेंजिबल एसेट ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता बट फिर भी आईपीओ करने का मन कर रहा है, तो ऐसे केस में कम से कम 75% हम लोग बड़े बड़े आदमी लोग यानी क्यूआईबी को देते थे। याद आ रहा है? तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? 75% कंपलसरी क्यूआईबी को देने का, उसका अंडरराइटिंग नहीं होगा, बाकी किसी का अंडरराइटिंग करना कर। ये तो हमको एनीवेज पता ही है बट खैर बता दिया तुमको। सर अगर लिस्टेड एंटिटी हो और बोनस करोगे, बोनस करने से पहले दो काम करोगे। पहली बात इंट्रिंसिक अप्रूवल लोगे और बोनस होने के बाद आपको शेयर्स हमेशा डीमैट में देने पड़ेंगे। ये एक नया अमेंडमेंट है। बोलो समझ में बात आई कि नहीं? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब मेरी बात समझना,
ग्रीन डेट सिक्योरिटीज ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, जब पढ़ा रहा था उस वक्त भी बोला था और एग्जाम में आया भी था लास्ट। साहब जी क्या मैं ओल्ड सिलेबस का हूं, क्या मुझे एप्लीकेबल है? नहीं, अगर तू ओल्ड सिलेबस का और ये देख रहा है ये तेरे को एप्लीकेबल नहीं है, तो भैया जो न्यू सिलेबस है इसको तेरे को एप्लीकेबल है। सबसे पहले बोला भैया ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, ऑलरेडी हमने क्लास में कवर कर लिया दोस्तों, बट फिर भी अगर मैं ग्रीन डेट सिक्योरिटीज का मतलब बताओ तो आप यहां पर आके एक बार देख सकते हो। कहां गया सर, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या सर आपने बताया नहीं? देखो ये वो कैटेगरीज है, मैं अभी बहुत सारे मैंने मतलब बैंड बजाएगा तो वो कैटेगरी ऑफ कंप्लेन है। ये सारे कैटेगरीज दिख रहा है आप लोग को, ये सारे कैटेगरीज के ऊपर आप लोग के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये जो 20-22 लिखा हुआ है, ठीक है। जनरल प्रोविजन ने बता दिया आपको, ये वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे जाकर आप पहली बार जा रहे हो तो आप लोग को इन्वेस्टर कॉर्नर जाना है, ये सब बता दिया मैंने आप लोग को। कितने टाइम में जाना है भैया? आपको यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड देके रखा विद इन 1 ईयर, आपको लिमिटेशन पीरियड देके रखा 1 ईयर। भैया मैं जो प्रोविजन पढ़ा रहा था एक बार मैं जो पढ़ा दिया उसको मैं मार्क कर लेता हूँ, वरना भैया आपको समझेगा नहीं। अच्छा ये वो जो मैंने आपको बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भैया आप कोर्स के अंदर अमेंडमेंट आया, कोर्स के अंदर अमेंडमेंट आया, ठीक है। अमेंडमेंट में क्या है जरा देखते आ जाओ। सबसे पहले एक डेजिग्नेटेड बॉडी कौन है वो बता दिया, तो यहां से लेकर यहां तक आपको सामने कौन मिलेगा? डेजिग्नेटेड बॉडी मिलेगा। अब भाई साहब इन लोग रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? भैया मैंने ऑलरेडी बता दिया, इन लोग मॉनिटरिंग करेगा, हैंडलिंग करेगा, प्लस नॉन एनफोर्समेंट एक्शंस लेगा। ऑलरेडी बता दिया, नोट्स में भी कवर किया हुआ है। अब जनरली बोलो कितने दिन के अंदर करने का था भैया? 21 कैलेंडर डेज में करना था। अब अगर लॉन्च किया है, ठीक है, लॉन्च किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसको कंसर्न एंटिटी को दिया जाएगा और फिर 21 डेज के अंदर एटीआर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर एटीआर नहीं आया तो द कंप्लेन अगेंस्ट एंटिटी शैल बी साइमल्टेनियसली फॉरवर्डेड टू अ डेजिग्नेटेड रेलेवेंट डेजिग्नेटेड बॉडी, उनको भी भेजा जाएगा। अब वो इंश्योर करेगा कि भैया 21 दिन के अंदर हो जाए, ठीक है। और सेबी में कॉन्करेंटली मॉनिटर द ग्रीवेंस डिटेल, ये लोग देखेंगे भैया, ध्यान देंगे भैया सब बराबर हो रहा है कि नहीं। अब पहले रिव्यू की बात करते हैं। इन केस ऑफ कंप्लेनेंट सैटिस्फाइड, भैया अगर बंदा बोलो क्या है, अगर बंदा सैटिस्फाइड है, ठीक है, और तो भैया मैटर वहीं पर क्या हो जाएगा? डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। बट अगर बंदा सैटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो 15 दिनों के अंदर अंदर भैया तुझे क्या करना पड़ेगा? रिव्यू डालना पड़ेगा। इसके अंदर इन्वॉल्व कौन रहेगा भैया? पहली बार डीबी इन्वॉल्व रहेगा, यहाँ पे डीबी की इन्वॉल्वमेंट की बढ़ गई है। अच्छा अगर भाई ने एटीआर दिया ही नहीं 21 दिनों के अंदर अंदर, क्यों? चर्बी बोलते बेटा, तो ऐसे केस के अंदर भैया डीबी शैल कॉग्निजेंस, मतलब डीबी की जिम्मेवारी होगी ये सब करने की, ठीक बात है। और फिर कितने दिनों के अंदर अंदर, अगर आपको दिन याद है, 10 दिनों के अंदर अंदर भैया ये मैटर को रिव्यू करके खत्म करोगे। अब अगेन सेकंड रिव्यू जब जाएगा तो अपलोड होगा, तो अपलोड नहीं होगा। अगर अपलोड हो गया, सेकंड रिव्यू करना है फिर भी, तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो 15 दिनों के अंदर अंदर भैया आप कर सकते हो, ठीक बात है। अब हमेशा याद रखना था कंप्लेनेंट नॉट सेटिस्फाइड, तो आपके पास है, आप आराम से जाओ, आप सब समेट लो। नहीं दोगे तो अभी इस बार रिव्यू करने के लिए सेबी या तो डेजिग्नेटेड बॉडी आ जाएगा और फिर आपकी बैंड बजाएगा। हमेशा याद रखना सेकंड रिव्यू जब भी आप करोगे, कोई टाइम पीरियड दिया नहीं आपको, सेबी आपको वक्त देगा, ठीक है, और आप आराम से वो कर सकते हो। आराम मतलब आराम नहीं होता, बिकॉज आपके ऊपर पेनल्टी लग रही है 1000 रुपए की, और आपको फिर 15 दिन का पहले मौका दिया जाएगा जिसके अंदर आप फाइन वगैरह भर दोगे। अगर आप नहीं भरते हो तो फिर आपको नेक्स्ट 10 डेज दिया जाएगा, बिकॉज यहाँ पर अब प्रमोटर को हम लोग लेटर लिखने वाले हैं। अगर प्रमोटर भी नहीं भरता है तो फिर हम लोग क्या करवाएंगे, हम डिपॉजिटर को इंटीमेट करवाएंगे और भैया इसका एंटायर शेयर होल्डिंग फ्रीज करवा देंगे, खुद के कंपनी का भी, बाकी कंपनी के भी अंदर भी। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया। बाई क्वालिफाइड बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये डिस्कस कर चुका हूँ। और ये भी मैंने बता दिया भैया कौन से चीज़ों पे बहुत वजन दिया जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट कौन से चीज़ों में हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो भाई ये वो सारी चीज़ है जिसके लिए हम रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर आप एक बार क्या बन गए, एक बार आप क्वालिफाइड बन गए, तो भाई तेरे को कुछ एक्स्ट्रा काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी, और ये ABCD से लेकर F तक वो मामला है। समझा मैंने क्या बोला? ठीक है भाई, तू बड़ा आदमी है भाई, तो तेरे अंदर जो लार्ज अमाउंट है, वॉल्यूम वो हमेशा ज्यादा होंगे, और तू गिर गया या तेरे अंदर ग्लिच आया तो भैया मार्केट की आबरू के ऊपर, मार्केट की इज्जत के ऊपर लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे। इसीलिए अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया, ये वाली चीज बताना भूल गया
ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बट एक बार तुम लोग को बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा। दैट इज पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के ऊपर है, एफपीआई के ऊपर है। तो दोस्तों क्या एफपीआई मैंने एनीवेज क्लासरूम में पढ़ा के रखा हुआ है, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया खास। अब देखो मेरी बात समझो, एफपीआई बाहर के बंदे जो क्या करेंगे, इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। अब अगर इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, सीधी बात है, डायरेक्टली आ नहीं सकते हो, आपको बीच में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आप सेबी के पास डायरेक्टली जाओगे नहीं, आपको डीपी के पास जाना पड़ेगा। डीपी मैंने डेजिग्नेटेड, बोलो क्या होगा, डेजिग्नेटेड पर्सन। कोई डाउट तो नहीं है, बोलो क्या बोला मैंने, डेजिग्नेटेड पर्सन, डेजिग्नेटेड सॉरी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, क्या बोल रहा हूं, देखो नशे हो गए मेरे को, डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक बात है, मेरी बात समझो दोस्तों, जो बंदा, जिस बंदे के पास आप जाओगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के, उसको हम लोग डीडीपी बोलेंगे, डीडीपी, डीडीपी बोलेंगे। वो डीडीपी के पास जाने का और गवर्नमेंट जो बोलता है वो कर देने का। और मेरी बात समझना, एफपीआई शैल एज सुन एज नॉट लेटर देन 7 डेज, यानी कि 7 दिनों के अंदर अंदर, विद इन 7 डेज क्या करेगा, विद इन 7 डेज इन्फॉर्म करेगा बोर्ड को। बोर्ड माने यहां पे सेबी की बात कर रहे हैं लोग, एंड डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को लिखित देगा कि जो प्रीवियसली तूने इंफॉर्मेशन दिया था वो इंफॉर्मेशन फॉल्स है। मतलब अगर तुमने कोई इंफॉर्मेशन पहले दी थी और अगर आज वो इंफॉर्मेशन क्या है, फॉल्स है, तो भैया जी कोई दिक्कत बात नहीं है, आप 7 दिनों के अंदर अंदर क्या कर दो, एक चिट्ठी लिख दो। किसको चिट्ठी लिखोगे, सेबी को चिट्ठी लिख दो एंड डीडीबी को लिख दो। ठीक बात है, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, इसके बाद अगर किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली चेंज हुआ स्ट्रक्चर ऑफ ओनरशिप, क्या चेंज हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ ओनरशिप, देखो मैं यहां पे मार्क करके रखा हूं, अगर स्ट्रक्चर ऑफ ओनरशिप चेंज हुआ तो भी बता देगा तो ठीक है, बता देंगे। और क्या, और क्या बताना है भैया। अब अगेन 7 दिनों के अंदर अंदर तुझे बताना कि अगर कुछ भी पेनल्टी, पेंडिंग लिटिगेशन या प्रोसीडिंग, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन हुआ, बाहर हुआ ना, तो बाहर बंदा है तो भी 7 दिन में बताना। तो भैया सिर्फ फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं, अगर ओनरशिप में चेंज आया या इंस्पेक्शन हुआ है, फॉल्स, मिसलीडिंग, ओनरशिप या इंस्पेक्शन, ये 3 चीज हुई है, तो भाई तेरी तो बैंड बजेगी, तेरी तो जबरदस्त बैंड बजेगी, तू सोच भी नहीं सकते तेरी ऐसी बैंड बजेगी। मतलब तुझे बताना पड़ेगा, नहीं बताएगा तो ठीक है। 7 दिनों के अंदर, यहाँ पे लिखा है एज सुन एज पॉसिबल बट नॉट ग्रेटर देन 7 डेज, यानी कि कम से कम 7 दिन तेरे पास तो है ही। ठीक है, जल्द से जल्द बताना, बट 7 दिन में बता ही देना। तो एक चीज थी मैंने बताई नहीं इसको, बट ठीक है, मतलब आपको शायद पता ही होगा। ठीक बात है। अब सीधा, अच्छा एक और चीज है, किसी को भी अगर यहाँ पे कमेंटमेंट आया वो भी सुन लो, खाली सुन लो। यहाँ पे किसी को भी अगर क्या बनना था, एक क्लियरिंग मेंबर बनना था, ठीक है, और अगर उसके ऊपर ऑलरेडी किसी आरबीआई का वो काम क्लियरिंग वाला करता ही है, तो उसको अलग से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप देखो, अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेबी in order to act as a clearing member. The amendment provides that no separate registration shall be required for any person registered with the limited purpose clearing corporation as a participant or participating for tri-party repo segment. यानी कि बढ़िया, अगर आप ऑलरेडी कुछ क्लियरिंग वाला काम करते हो तो आपकी अलग से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि थोड़ा छूट दे दिया है, ये एक चीज है। अगर यहाँ पे टाइम पास वाली चीज है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मैं जो डिस्कस करने वाला था वो आईसीडीआर वाला था, और वो अंडर राइटर वाला मैंने आपको डिस्कस कर लिया भैया। जैसे कि कौन से प्राइस में होगा भैया, प्री डिटरमाइंड प्राइस होगा जो इशू प्राइस से कम नहीं होना चाहिए। ठीक बात है, प्लस 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 प्लस, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आप लोग को। कौन एक्ट करेगा, ये 75% वाला बता दिया मैंने। ये जो पॉइंट है ये अल्टरनेट बुक बिल्डिंग के ऊपर एप्लीकेबल है, जहां पर आपको दिखता रहेगा 75% जो है वो कंपल्सरीली क्यूआईबी को दिया जाएगा, कंपल्सरी देना ही पड़ेगा। ठीक बात है। उसके बाद मैंने सिंडिकेट मेंबर फेल हो गया तो फिर क्या होगा, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया। ये जो अगर बोनस की बात करूं, तो अगर बोनस अगर इशू हो रही है, ठीक है, तो आपको 2 काम करनी पड़ेगी। एक तो भैया डीमैट में करोगे, ठीक है, प्लस आप एक अप्रूवल लेके आओगे स्टॉक एक्सचेंज से। हाँ, बट अप्रूवल देते वक्त याद रखना, ईसॉप वगैरह को ये सब जरूरत नहीं है। मतलब जब ये एम्प्लॉय बेनिफिट में दोगे
ये एम्प्लॉय बेनिफिट को दोगी, ये इसका क्या बन जाएगा, एक्सेप्शन बन जाएगा। सही बात है जी, हाँ जी। अब जैसे कि मैं बता रहा था, यस मेरे को ये बताना था भाई, उसकी वजह से मैं पूरा दुनियादारी करके आया। व्हाट इज ग्रीन डेट सिक्योरिटी? जब भी आप पैसे लगा रहे हो, जब भी आप पैसे लगा रहे हो, मेरी बात सुनो, जब भी आप पैसे लगा रहे हो, ध्यान से मेरी बात सुनो, जब आप पैसे लगा रहे हो और आप पैसे, ये सब काम करने वाले, देखो ये अच्छी बात है बेटा, जो ईवीएस आपने पढ़ी होगी ना, ये सब अच्छी बात है। आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, ठीक है, आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, ठीक है, आप ये कर रहे हो, आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो। येलो बॉन्ड्स है देखो बेटा, ब्लू बॉन्ड्स है, ठीक है, यानी कि पानी पानी रिलेटेड कुछ तो है, ठीक है। येलो में बेटा मैं याद बात करूं तो येलो इज रिलेटेड टू बेटा एनर्जी। कितने सारे स्कीम्स आ रहे हैं, मोदी जी गवर्नमेंट कितना कुछ ला रही है। ब्लू बॉन्ड की बात करूं तो भैया मैंने क्या बोला भैया, वाटर वाली बात है, सही बात है। तो ये सारी चीजें में अगर पैसे लगाओगे तो भैया आप जो पैसे रेज कर रहे हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ग्रीन डेट सिक्योरिटी। ये बच्चा जानता है इस बात को, ठीक है। अब ये वाली चीज काम की है, पीरियड बेटा, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। आ जाओ बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज है जो आप लोग देखोगे। देख भाई, जब भी तो पब्लिक के पास जाएगा, पब्लिक से फंड रेज करेगा, तो कम से कम 3 दिन, मैक्स टू मैक्स 10 दिन, कम से कम कितना दिन बोला, 3 दिन, मैक्स टू मैक्स 10 डेज। अगर प्राइस है यील्ड रिवाइज हो तो अगेन 3 दिन तक तो खोल सकता है। अगर बीच में कुछ भी फोर्स मेजूरी हो गया या कुछ भी ऊंच नीच हो गई या बैंक में स्ट्राइक वाइक हो गया, तो गवर्नमेंट बोलता है भैया तू एक्सटेंड कर सकता है, बट एक्सटेंड 10 दिन के आगे नहीं जाएगा, यानी कि मैक्स टू मैक्स 10 डेज ही होगा। तो समझा मैं क्या बोला? ये देख, फोर्स मेजूरी होता है, बैंकिंग स्ट्राइक होती है, कुछ ऐसा चीज होता है, तो याद रखना हमेशा कि तेरा मैक्सिमम पीरियड क्या होगा, वही होगा जो सब रेगुलेशन 1 में लिखा हुआ है। अभी कितना लिखा हुआ है, मैक्सिमम 10 डेज लिखा हुआ है ना, तो ये बात याद रखना। इजी है ना भाई। इसके बाद है बट ओके अभी वाले सब ओके, इसके बाद जो है ना सब ओके एक्सेप्ट लास्ट वाला बोले तो म्यूचुअल फंड वाला, वो भैया खतरनाक है। प्रोफेशनल में भी अच्छा अमेंडमेंट है, इससे रिलेटेड ही है, डिसोन करने वाला एक कंसेप्ट है। मैं बताता हूं मैं क्या है, आ जाओ। यहां पर अगला देखोगे तो यहां पर एक केएमपी की बातें हो रही है, आ जाओ ध्यान देना मेरी बात। जो मैं हाईलाइट कर दूंगा ना फ्रेंड्स, इसको फिर आप बाद में लिख लेना चाहिए। तो अभी इसके अंदर कुछ लिखने ऐसा नहीं है, बट फिर भी भाई बोलते केएमपी का मतलब क्या होता है, लॉ मेकर बोलता है केएमपी का मतलब वही होता है जो सेक्शन 51 में बातचीत ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं कंपनीज एक्ट के, सही बात है। और इसके साथ साथ यहां पर एक एडिशन आया है, सीनियर मैनेजमेंट। मतलब क्या मतलब, ये अगर ये मेन हेड है तो उसके नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला एग्जैक्ट जो अथॉरिटी होगा उसी को हम सीनियर मैनेजमेंट बोल रहे हैं। देख क्या बोल रहे हैं, बोल रहे कि भैया ये वो लोग हैं जिसके अंदर कोर मैनेजमेंट टीम बैठता है, बट हाँ इसमें बोर्ड नहीं आ रहा है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। बट शैल ऑल्सो कंप्राइज ऑल द मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट 1 लेवल बिलो। ये 100 साल पहले डेफिनेशन ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है, हमको ऑलरेडी पता है ये बात। 1 लेवल बिलो, ठीक है, किसका, सीईओ, एमडी, डब्ल्यूटीडी, ठीक है, ये सारी चीज होगी, ठीक है। ये सारे लोग मतलब जैसे कि मैंने बताया कि मेन बंदों के जो नीचे वाला बंदा होगा ना, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलने वाले हैं भैया, ये सीनियर मैनेजमेंट बनने वाला है, ठीक बात है। तो ये एक ठीक ठाक वाला काम था। अब यहां पर आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहां पे एक डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। मैं यहां पे लिख देता हूं GID एंड KID, GID। सुनना व्हाट इज जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, सुनना मेरी बात, सुन रहा कि नहीं? जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट क्या है भैया, तो जब भी तू क्या कर रहा है, जब भी तू पीपी कर रहा है, सर पीपी माने प्राइवेट प्लेसमेंट, बाहर लोगों के पास नहीं जा रहा है, अपनी दोस्त यार भाई बहन के पास जा रहा है और उनसे पैसा उठा रहा है। जब भी तू पीपी कर रहा है, पीपी किसका कर रहा है, पीबी एनसीएस यानी कि नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी से कर रहा है, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कर रहा है, ठीक बात है। और उसकी तो लिस्टिंग करने वाला है, तो वो क्या बोल रहा है भैया, आप स्टॉक एक्सचेंज मतलब आप लिस्टिंग कराओ नहीं करो आपकी बात है, बट भैया आपको फाइल करनी पड़ेगी GID,
ठीक बात है। आपको फाइल करनी पड़ेगी जीआईडी, यानी कि बंदा अगर पीपी करने वाला है तो उसको जीआईडी फाइल करनी पड़ेगी। ठीक बात है, ठीक बात है। जिसके अंदर 1 2 3, ये 3 बातें होगी। पहली बात, शेड्यूल 1 के अंदर जो लिखा है वो कौन सा रेगुलेशन भैया, एनसीएस रेगुलेशन के अंदर, जो एनसीएस रेगुलेशन कहता है उसके अंदर। ठीक बात है। दूसरी, वो सारा डिस्क्लोजर्स जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दिया हुआ है। ठीक बात है। और ऐसे डिस्क्लोजर्स जो सेबी भैया बोले अलग से। ठीक बात है, यानी कि एनसीएस की बात है, दूसरा कंपनीज एक्ट की बात है, और सेबी वाले जो भी डिस्क्लोजर है दोस्तों करना पड़ेगा। जो भी डिस्क्लोजर दोस्तों वो करना पड़ेगा, बराबर है। अच्छा, अब जीआईडी जब दोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान देना। जब भी जीआईडी दोगे शैल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। एक मिनट, शैल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। कहां से गिनू, फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग द फर्स्ट ऑफर। काइंड ऑफ ये शेल्फ प्रॉस्पेक्टस जैसा ही हो गया दोस्तों। मतलब मैंने जब जीआईडी दिया, जीआईडी की इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 1 साल होगी। बड़ी कहां से काउंटिंग होगी भैया, जहां से आपकी ओपनिंग होगी, ओपनिंग ऑफ जी बेटा फर्स्ट इशू। अब 1 साल तक चलेगा। 1 साल में कितनी बारी भी आप क्या कर सकते हो, इशू कर दो भैया। ठीक है। उसके बाद आपको किसी भी तरीके का कोई भी बार बार जीआईडी फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जब भी आप पीपी करोगे, ठीक है, जब भी आप क्या करोगे, पीपी करोगे सेकेंड या सब्सिक्वेंट थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम के बाद, तब आप क्या फाइल करोगे, तो आप क्या करोगे, ध्यान देना। when of second or subsequent offer of NCS during the validity of general information document or shell prospectus or shell placement memorandum, तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे एक की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अरे इसके अंदर क्या रहता है बेटा ये जो की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर अपडेटेड इन्फो होता है। क्या होता है दोस्तों, अपडेटेड इन्फो का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपडेटेड इन्फो का बेसिक सिंपल एंड एकदम सरल मतलब ये होता है कि भाई जो चीज मेरी बात समझना, जो काम आपके लास्ट प्रोस्पेक्टस से बनने के बाद एडिशन हुई है, वो सारी चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। कोई फ्री बैठा हुआ है, आराम से क्लिक करो तो भी आपको यहाँ पे पूरा दिख जाता है। हम जब भी नोट्स बनाते हैं तो सामने ये सब राजपत्र देखते हैं एंड देन उसके हिसाब से नोट्स बनता है। आई बात समझ क्या बोला मैंने। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। एलओडीआर के अमेंडमेंट है। जनरली एलओडीआर के अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट होता है, तो ये एप्लीकेबल टू बोथ है, ओल्ड हो या न्यू फर्क नहीं पड़ता। आना मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनना। ठीक बात है, ध्यान से मेरी बात सुनना। कुछ चीजें हम ऑलरेडी कर चुके, कुछ चीजें हमारा कुछ खास कुछ काम का नहीं, बट जो है वो है। ठीक बात, ध्यान देना मेरी बात। यहाँ पर कुछ बातें बोल रहे हो और बातें भैया यही है, pertain the power to relax strict enforcement of LODR। ठीक बात है, यानी कि कुछ ऐसे कंपनीज है उनको हम लोग क्या देंगे, कुछ छूट देंगे। बट छूट के पहले पढ़ते कुछ। सेबी में आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, माने विचार विमर्श करने के बाद, ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटीज मार्केट, यानी कि जनहित के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट करने के लिए कुछ रिलैक्सेशन दे सकती है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट को। ठीक बात है, किसको दे सकती है, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे इन रिलेशन टू स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड एंटिटी। तो भैया यहां पे ध्यान देना, गवर्नमेंट ने अपने ही भले के लिए क्या करके रखा है, अमेंडमेंट बना के रखा है। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ लोगों को क्या दे सकती है, कुछ छूट दे सकती है। यानी कि पहला जो ये अमेंडमेंट है बहुत फालतू सा अमेंडमेंट है, यानी कि आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। रिलैक्सेशन ऑफ व्हाट बेटा जी, रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। अब ये किसको मिलेगा, ठीक है,
इफ अगर एप्लीकेशन किसी ने दिया है, अगर एप्लीकेशन इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इट्स स्ट्रैटेजिक, उपसी मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया, स्ट्रैटेजिक, यस स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट के केस में फ्रेंड्स तुझे छूट मिलेगी। ठीक बात बोल रहे बाबा? ठीक बात है। अभी ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ पे कुछ बात बोली गई है, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, चमका रहा हूं मैं इसको, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। क्या बोल रहे देख, एक एडिशनल काम करना पड़ेगा अब कुछ लोगों को, कुछ लोग माने कौन, रियल एस्टेट ट्रस्ट यानी कि रीट और इनवीट, ये दो लोग हैं। ये दो लोग कौन है भैया? ये वही दो महाशय है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी। यानी कि अगर आप कौन हो, आप अगर आज हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी हो, या तो आपको मैं रीट कहूंगा या आपको मैं इनवीट कहूंगा, ठीक है? आपको मैं क्या कहूंगा, आपको मैं बोलो क्या कहूंगा, इनवीट कहूंगा। सॉरी सर, आपको करना क्या पड़ेगा, आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा रेगुलेशन नंबर 15 से लेकर रेगुलेशन नंबर 27। किसका भैया जी? एलओडीआर का। क्या है इसके अंदर? अरे बेटा कुछ नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सारे प्रोविजन है भाई, तो को इज्जत से सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि कंप्लायंसेस बढ़ गए, अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात है, गुड थिंग। अब यहां पे ध्यान देना, तो ये पहली चीज है भैया, तुझे अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इज्जत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जितना आगे बढ़ेगा उतना ही सीएस को बहुत सारा काम मिलेगा, बिकॉज कंप्लायंस फिर मजाक नहीं होगा, बहुत सीरियस लिया जाएगा। अल्टीमेटली प्रमोटर कंप्लायंस को सीरियस लेने लगेंगे जितना पेनल्टी बैठेगा। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ पे क्या किया भैया, ध्यान देना, एक डेफिनेशन लाया, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये डेफिनेशन ऐड किया है। अभी पूछा तो अभी पूछा, ये 3 नंबर या 3 नंबर के लिए पूछ ले, फालतू डेफिनेशन इसलिए मैंने अलग से लिखा नहीं है। मेन स्ट्रीम मतलब क्या भैया? पहली बात, ऐसे न्यूज़पेपर्स जो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर में रजिस्टर्ड हो, मतलब कोई आलतू फालतू नहीं चाहिए मेरे को। दूसरा, ऐसे न्यूज चैनल्स जो हमारे मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड हो, यानी कि न्यूज चैनल्स अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे न्यूज़पेपर जो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर से रजिस्टर्ड हो, या ऐसा कंटेंट पब्लिश्ड बाय अ पब्लिशर ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर्स। देयर आर वेरियस वेबसाइट जो ये करती है, तो अगर वहां पर डाले हो तो भी चलेगा, बट हाँ कुछ गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। प्लस अगर आप ऐसे न्यूज़पेपर या ऐसा न्यूज चैनल बोलते हो which is similarly registered or permitted to regulated as case jurisdiction outside India। बहुत देखो, बहुत बार इंडिया के बाहर के पेपर में कुछ ना कुछ आता है, तो वैसी चीज है। तो इन शॉर्ट डेफिनेशन ऐड कर दी गई है। मैंने बोलता कि भैया ऐसा कंटेंट जो करंट अफेयर्स पे ध्यान देता है, चाहे वो इंडिया में हो या बेटा जी आउटसाइड इंडिया। ये हो गई बात। अब यहां पे सब छोटी छोटी बातें लिखी हुई है। कंप्लेन ऑफिसर है, किसी कारणवश वो मर गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो भैया 3 महीने के अंदर वैकेंसी भर देना। बड़ा ऐसे ही टाइम पास के किसी को मत बिठा देना, because I have seen in many companies मेन कंपनी सेक्रेटरी छोड़ देता है तो उसका असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी को क्या बना देते हैं भैया, मेन सीएस बना देते कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर नए बंदे को ढूंढते हैं। अभी ऐसा नहीं हो 3 मिनट ढूंढो,
अगर उस बंदे को आपको बनाना ही CS तो इंटरम नहीं, फुल फ्लेजेड बना दो, चलेगा वो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टॉपिक है भैया, एग्जाम टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, अगर इंस्टीट्यूट चाहे बनाना तो भैया बना सकता है। अच्छा अमेंडमेंट है, फिर तो अमेंडमेंट SLCM या CMSL देख लो, सब अमेंडमेंट भरोसे ही है। अच्छा, ये सब आपने बताया क्यों नहीं? देखो मैंने जो जो करा दिया मार्क करवा दिया आप लोग को, ठीक है। अब मैंने बोला कि LODR में कुछ कुछ चीज है, देखो LODR भी ऑलमोस्ट खत्म होने का, देखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। अरे थोड़ा थोड़ी है, अरे थोड़ा ही है भाई, तुमको देख के लग रहा है बहुत सारा चीज है, बट थोड़ा सा ही है। और उसके बाद भैया बाईबैक, बाईबैक का मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, मैं बाईबैक का बोलता हूँ कहाँ करना है आपको। मेरी संजीवनी वाली वीडियो देखनी है, तुम बोलो तो मैं तुमको टाइम बता देता हूँ, रुको चालू रखो भैया, तुमको मैं मेरा टाइम बताता हूँ, ठीक है, मैं तुमको टाइम बता देता हूँ और तुमको आराम से मालूम पड़ जाएगा। जरा एक सेकंड रुक जाओ। मैं आपको YouTube पे जाना है, आपको सर्च करना है CS@JK शाह, जो तुम ऑलरेडी सब्सक्राइब रहोगे अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो। और वहां जाने के बाद तुझे जाना है वीडियोस पे क्लिक करना है। अभी वहां पे तेरे को जाना पड़ेगा 4 नंबर वीडियो, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 नंबर पे सर्च करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो का नाम CMSL, ठीक है, लेक्चर 1, ठीक है। और वो उधर जाना है, जाके तेरे को 2 मिनट 18 सेकंड, सॉरी 18 मिनट 42 सेकंड इधर जाना है। यहां से लेकर वीडियो चलेगी 3 घंटा 31 मिनट्स तक, ये देखना ही देखना है। उसमें भी अच्छे नोट्स बना के रखे हैं वही, ठीक है, अच्छे नोट्स बना के रखे उसके भी। तो ये चीज तुमको करनी है, अर्जेंट बेसिस में करनी है भाई, ठीक है। ये बाईबैक का मैं यहाँ से एक भी चीज डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, जैसे कि ऑड लोड हट चुका है, ये सब चीज मैंने डिस्कस करके रखा उस वीडियो के अंदर। मतलब भाई वो पूरा बाईबैक चैप्टर ही है, सच्ची बताओ तो पूरा बाईबैक चैप्टर है, जाके देख लो भैया, बाईबैक का पूरा ये देखना है। सिर्फ देखना मत प्लीज, थोड़ा सा प्यार भी जताना उसको, वरना मालूम नहीं पड़ता भैया आप लोग लव कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आ जाओ, बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात की, कहाँ गया भाई, कहाँ भटक गया, इधर की बात कर रहा था। आ जाओ, थोड़ा सा वक्त दे दो, ऑटोमेटिकली चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। थोड़ा मैं वक्त लूंगा आपका, बट यस आप सीख कर जब जाओगे तो अच्छा चीज सीख के जाओगे। आ जाओ, मेरी बात सुनना, क्या बोल रहे हो, ध्यान से मेरी बात सुनना भैया, बहुत मजा आएगा। बोलते 17 में क्या लिखा है, शेयर होल्डर, सुनना मेरी बात, शेयर होल्डर अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट। क्या बात है, क्या बात है, वो तो मुझे पता ही नहीं था। अरे सुन तो ले, विथ इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी कि अभी अभी इफेक्टिवनेस अभी अभी आया है। The continuation of director serving on a board of a director of a listed entity shall be subject to approval by shareholder in general meeting at least once in every 5 year, at least once in every 5 year from the date of their appointment or reappointment, as case may be. However, the continuation of the director serving on the board of director of listed entity as on 31st March 2024 without the approval of shareholder for the last 5 years or more shall subject to the approval of the shareholder in the first AGM held after 31st March. आप क्या बोल रहे हैं भाई, देख अभी डायरेक्टर लोग है ना, डायरेक्टर लोग, हाँ आगे बोलो, ये डायरेक्टर लोग जो रहेंगे they will be subject to approval. काय का अप्रूवल, अप्रूवल बाय द शेयर होल्डर, ठीक बात है। कभी भैया 1 2 3 4 5, तो भैया इन 5 सालों में एटलीस्ट 1 ईयर, कुछ नहीं बट मैं रेटिफाई कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहे भाई, बंदे लोग इतना टाइम से है, बट ये शुरू कब हुआ है, 1 अप्रैल 2024, बट अगर
31 मार्च 2024 के पहले हमारे पास कुछ लोग हैं, 31 मार्च 2024 के अंदर हमारे घर अंदर कोई लोग है बैठा हुआ जिसका ये सब मगजमारी हुआ ही नहीं कभी। तो बोला कोई बात नहीं, इसके बाद जैसे ही पहला एजीएम होगा तो साहब अप्रूवल ले लेना। ठीक बात, इतना समझा कि नहीं बता? सही बात है ना, इसलिए तुम्हें बोला ये तुम्हें जो लिख रहा हूं तेरे को मैं दे दूंगा, तो आराम से इसकी पेन डाउन या नोट्स कहीं तो बना लेना। हम समझ भी चल रहे हैं भैया, ध्यान देना। प्रोवाइडेड यानी कि कंडीशंस, क्या कंडीशन है, ध्यान दो। कंडीशन जो रिक्वायरमेंट है, जो मैंने भी बताया ऊपर वाला रिक्वायरमेंट, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, किसके केस में? आ जाओ, होल टाइम डायरेक्टर। सवाल पे ध्यान देना, शायद होल टाइम डायरेक्टर के लिए पूछेंगे। एमडी, कंपनी का मैनेजर, कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सुना? यानी कि ये जो ऊपर दिया गया वो रूल है, रूल इज नॉट एप्लीकेबल। ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा किस किस पे? होल टाइम डायरेक्टर पे, मैनेजिंग डायरेक्टर पे, मैनेजर पे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे, या तो ऐसा डायरेक्टर जो 152 सबसेक्शन 3 के हिसाब से भैया रीअपॉइंट हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं और भी लोग हैं, जैसे कि मैं यहां पे मैं बनाई देता हूं, आप ध्यान से दो, मुझे तो पता है इसके अंदर अमेंडमेंट क्या है, सिर्फ देख लो। अगर आप ऐसे डायरेक्टर हो जो गवर्नमेंट ने नॉमिनी किया, अरे मैं यानी कि मैं बोला नॉमिनी डायरेक्टर, या तो भैया आपको आरबीआई ने बिठा के रखा हुआ है, ठीक है, एज अ नॉमिनी। अरे इन शॉर्ट, अगर आप सरकार के बैठने पे यहां पे बैठे हो तो आपको रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। वो लगी पड़ी कंपनी की, उसको हम लोग रक्षा वक्षा कर रहे, वहां पे रेक्टिफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया क्या बोला? ये इंपॉर्टेंट है भैया, तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा बना के रखा है। ठीक बात। अब यहां पर अगेन ये घिसा बिठा हुआ है, अगर वैकेंसी आ जाती है, बंदा मरवर जाता है, रिजाइन मार देता है, चल बसता है, खर्च हो जाता है, तो ऐसे केस के अंदर 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी, फिल विद इन 3 मंथ्स। ठीक बात? अच्छा, खत्म नहीं हुई बात। अगर कोई वैकेंसी आ रही है, अच्छा, किसके पास? सीईओ के पास, यानी सीईओ के ऑफिस में, या कंपनी के एमडी के ऑफिस में, या कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर के ऑफिस में, या तो मैनेजर के, तो ऐसे केस के अंदर नॉट लेटर देन 3 मंथ्स। क्या बोला मैंने? नॉट लेटर देन 3 मंथ्स। भाई तुझे ये जगह भरनी पड़ेगी। अरे तुम देखो ना यारो, ये जो बड़े बड़े लोगों का नाम बता रहा हूं ना, ये सारे लोगों का नाम जो बता रहा हूं, ये सारे के सारे लोग 3 महीने में इनकी जगह भर दी जाएगी। खत्म नहीं हुआ है। सीएफओ का भी जगह 3 महीने में भर दोगे। मैंने ये लिखा क्यों नहीं मालूम है? बिकॉज यहाँ पे मैं लिखूं क्या, ये तो सिंप्लीफाई ऑलरेडी है, इससे मैंने मेहनत नहीं करी, उसको फिर ऐसा अलग से बनाया नहीं मैंने, जो काम बनाने वाला था मैंने बना दिया, इसलिए मैंने बनाया नहीं इसको। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? लिस्टेड कंपनी शैल नॉट फिल सच वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग अ पर्सन ऑन इंटरिम कैपेसिटी। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया, बराबर ना? कंप्लायंस ऑफिसर, सीएफओ, सीईओ, एमडी, ये सब लोगों को आपको जब आप रखोगे यहाँ पर, तो वैकेंसी भरने के जैसे तुम्हारा वैकेंसी बोलो क्या हो जाएगा, तुम किसी को अपॉइंट करोगे, लॉ मेकर बहुत सीधे साधे लैंग्वेज में ये बोलता है, तुम ऐसे किसी को भी नहीं भरोगे, टाइम पास के लिए नहीं भरोगे, भरना ही है उसी बंदे को, तो आपको फुल ऑब्लिगेशन देना पड़ेगा, मतलब फुल काम देना पड़ेगा तो ही चलेगा। तो ये चीज थी जो नया ऐड हुआ है, मुझे लगता है काम का चीज ये होगा। बढ़ते आगे, आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या लिखा है? ओ भाई, साइबर सिक्योरिटी। बोलो क्या बोला सर? आज क्या हो रहा मालूम है बेटा? पहले के जमाने में लोग अच्छे थे बेटा,
तो ये कौन है? ये क्रिश है बेटा। पहले आपके पास क्रिश था आपका जान बचाने के लिए, बट आज आप देखोगे तो ब्रीच हो रहा है। आप देखोगे बहुत फ्लरिशिंग करियर है जो ब्लॉकचेन में काम कर रहा है या तो साइबर लॉ में काम कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली आई एम ऑल्सो रिलेटेड टू दैट फ्लरिशिंग करियर। बिकॉज आने वाले टाइम में जो सबसे बड़ा स्कैम और कांड होगा वो साइबर लॉ में ही होगा। साइबर लॉ एक बहुत बढ़ता चढ़ता फील्ड है, और यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आपका कोई भी साइबर सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ है, ठीक है, तो भाई तेरे को ना ये रिपोर्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। अरे थ्रेट है ना यार अपने शेयर होल्डर के लिए, इन्वेस्टर के लिए यार, इसलिए तेरे को ये बोलना पड़ेगा कि भाई हुआ क्या था एग्जैक्टली, डेटा ब्रीच हुआ है, डेटा चोरी हुआ है, क्या हुआ है। यू हैव टू डिस्क्लोज अलोंग विथ क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट। तो तुम्हारा कंप्लायंस वाला रिपोर्ट है भाई, उसमें से ये डाल देना। कोई डाउट? ठीक है, अब क्या बोल रहा है अगला? अगला बोल रहे डिस्क्लोजर ऑफ एन इवेंट और इंफॉर्मेशन। डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स और इंफॉर्मेशन, ये जो आप देखोगे ये रेगुलेशन नंबर 30 की बात हो रही है। इवेंट होने के बाद बताना पड़ता है जो एक्सचेंज को। अब देख यहां पे नंबर दिया है, बोल रहा है अगर ये इवेंट हो रहा है जिसकी वैल्यू ये और ये तुझे बतानी पड़ेगी। मतलब समझा मैंने क्या बोला? यू हैव टू डिस्क्लोज। देखिए द ओमिशन ऑफ एन इवेंट और इंफॉर्मेशन हुज वैल्यू और एक्सपेक्टेड इन टर्म्स एक्सीड द लोअर ऑफ द फॉलोइंग। नीचे का मत बता, ऊपर का तो बताना पड़ेगा ना यार। क्या? पहला 2% ऑफ टर्नओवर। अरे भाई तू किसी को तू एक अग्रीमेंट कर रहा है जो तेरे 2% ऑफ टर्नओवर का है, तेरे लास्ट ऑडिटेड कंसोल बैलेंस शीट का जो फाइनेंशियल नंबर्स है मैं वो चेक करूं तो 2% ऑफ टर्नओवर का किसको क्या दे रहा हो तू? कहीं कुछ अग्रीमेंट कर रहा है, या 2% ऑफ नेटवर्थ तेरे लास्ट ऑडिटेड कंसोल फाइनेंशियल नंबर्स अगर देखूं तो भाई तू किसको क्या कुछ काम वाम दे रहा है? या तो 5% ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स और लॉस आफ्टर टैक्स। अब ये क्या भैया? लास्ट 3 साल का भैया एवरेज की बात हो रही है। भैया यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी बातें बोली गई है। एवरेज भैया 2% ऑफ नेटवर्थ। अच्छा, व्हाट इफ माय नेटवर्थ इज नेगेटिव? छोड़ दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मत बताओ। 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर व्हाट? आफ्टर ऑल टैक्स। ठीक बात। अब ये सब क्यों डाला गया? ये डाला इसीलिए कि भैया और ट्रांसपेरेंसी खुला रहे, इसके नीचे वाला कुछ भी मत बताओ भैया। ठीक बात है कि नहीं? अच्छा, कितने वक्त में बताओगे? वक्त भी बता दिया, कितने बजे या कितने बजे, या मैं कहूं कितने टाइम में। सुना मैंने क्या बोला? कितने बजे या कितने टाइम में बताना पड़ेगा। तो भाई देखो 30 मिनट, 12 घंटा, 24 घंटा। 30 मिनट, 12 घंटा, 24 घंटा। 30 मिनट कहां से? अगर ये डिस्कशन या जो भी आपन कर रहे, ये अगर बोर्ड मीटिंग में हुआ है तो भाई वहां से, या तो ये किसी कंपनी के अंदर कुछ अकरेंस हुआ, मतलब अगर कंपनी के अंदर कुछ इवेंट हुआ, इवेंट के अंदर हुआ है, मतलब मीटिंग नहीं हुई थी, तो 12 घंटे के अंदर। या तो occurrence of the event of information in case event information not emanating within the listed company, मतलब कंपनी के अंदर नहीं, कंपनी के बाहर किधर हुआ? originating from the within the company and origin, तो भैया 24 घंटे के अंदर। सुनना, अगर ये इवेंट से हो रहा है, ये विद इन कंपनी था और ये बियॉन्ड कंपनी था, बियॉन्ड मैंने कंपनी के बाहर, तो 24 घंटे। जब से मालूम पड़ा 24 घंटे बताना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अभी ध्यान देना, जो पहले
100 एंटिटीज पे ऊपर दुनियादारी थी, अब वो 250 एंटिटीज पे दुनियादारी है, जिसके अंदर आपको हर चीज का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा मेन स्ट्रीम के अंदर। ठीक बात है, ये मेन स्ट्रीम के अंदर देना पड़ेगा, बट क्या इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा बताता हूं ना। अगर कोई भी ऐसी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, ऐसी रूमर्स है, तो उसकी बातें आपको बतानी पड़ेगी 24 घंटे के अंदर अंदर। मेन स्ट्रीम का डेफिनेशन अभी नया आ चुका है, तेरे को शायद पता रहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेन स्ट्रीम। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, तो मेरी बात समझ। जो चीज 1 अक्टूबर से, ध्यान दे, डेट को ध्यान दे, 1 अक्टूबर 2023 की बात कर रहे हैं, 1 अक्टूबर 2023 से क्या बोलता है, जो पहले 1000 लिस्टेड एंटिटी पे एप्लीकेबल था, वो अब किस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, 250 एंटिटीज, लिस्टेड एंटिटीज पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छी बात है। अच्छा, ये तुम देखोगे ये किसके लिए है, कि भैया तुम्हारे नाम पे जो अफवाहें फैल रही है, यानी कि रूमर्स है, वो तुरंत आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, कितने घंटों के अंदर भैया, 24 घंटों के अंदर। कहां पे करना पड़ेगा, तो भाई आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ये आपका काम है। ठीक बात है, दिमाग में बैठा के रख दो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए। लाइफ में यहां वहां कुछ भी हो जाए, ये चीज एकदम अच्छे से याद रखना। फिर क्या लिखा हुआ है, अब ये सारी चीज कम्युनिकेट कर दोगे, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पे ध्यान देना, सीधा आप ये स्पेशल राइट हम देख चुके हैं, ठीक है, ये सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे देख ले, तुझे आता होगा, बट ध्यान से देखना क्या बोला। देख, द लिस्टेड एंटिटी सब्सिक्वेंट टू द लिस्टिंग सबमिट इट्स फाइनेंशियल फॉर द क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली succeeding the period for which the financial statement has been disclosed in the offer document, the initial public offer, in according to the timeline specified in the regulation 33(3), that is 45 days from the end of each quarter and 60 days from the end of the financial year or 21 days from date of listing, whichever is later। यहाँ पे एक लिस्टिंग का है, not that important, बस बता दिया गया है। ये काम का नहीं, काम का भाई ये आ रहा है, अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये ऑलरेडी हमने क्लास में कर लिया है, डिस्कस कर लेते हैं कि भाई टॉप 1000 एंटिटीज को, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को, जब मैं बोलता हूं टॉप 1000, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा ये टॉप 1000 है? भैया हम उसकी मार्केट कैप चेक कर लेंगे। उसको अब एक नया रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, रिपोर्ट का नाम ये रहा, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल रिपोर्ट। तुझे क्या एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल रिपोर्ट। ये ऑलरेडी बनना शुरू हो गई है, टाटा मोटर्स ने अच्छी बनाई है, इन्फोसिस ने अच्छी बनाई है, जाके चेक करो, यू विल गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एज अ सीएस। इवन इफ सीएस आप बन भी जाते हो, हमेशा टॉप नॉच कंपनीज का फॉर्मेट्स, टॉप नॉच कंपनी का रिपोर्ट्स आज भी पढ़ता हूं मैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द वाइब, हाउ दे आर ड्राफ्टिंग इट, किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ वी ऑल्सो अपग्रेड आवरसेल्फ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक नया रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर ये सब काम करना पड़ेगा। अब बाकियों को, बाकी मतलब 1000 के बाद जो भी है वो तो करना करो, नहीं करना मत करो, करोगे तो भैया खर्चा होगा आपका। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप देखोगे तो ये ब्राउजर में इसका जब अमेंडमेंट आया था, मैंने नोटिफिकेशन जब आई थी तो आपको यहाँ पे दिखाया गया होगा। ठीक बात है, अब बढ़ते अगले वाले में। ठीक है, अगला वाला क्या बोलता है भैया, देखो एक फ्रेमवर्क लाया है हम, एक फ्रेमवर्क लाया हम, किसके ऊपर लाया हम, वॉलेंटरी डीलिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक बात है, मतलब एक नया रूल रेगुलेशन लाया हम लोग ने, हम लाया है। ठीक है, अब डीलिस्टिंग के अंदर हम लोग ने नया चीज लाया, क्या है? एक तो भैया आपको लेना पड़ेगा इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। क्या डिलीट करवा रहे हो साथियों? आप डिलीट करवा रहे हो ये चीज,
क्या? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इसकी डीलिस्टिंग हो रही है। सबसे पहले क्या लोगे? इन प्रिंसिपल अप्रूवल। आ जा, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, काम का है। तेरे को मैं फाइनल यहाँ पे एक डायग्राम बना दूंगा, या मैं कहीं एक जगह डायग्राम बना दूंगा। पहले पूरा पढ़, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे करेगा? तो डायग्रामेटिक फॉर्मेट से। डायग्रामेटिक फॉर्मेट से काम बहुत अच्छा बन जाएगा। आई होप मेरी बात समझ रहा है तू। आजा, सबसे पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेगा, लेते भैया। एली शैल मेक एन एप्लीकेशन। ओके, हम एप्लीकेशन लेंगे। विल मेक एन एप्लीकेशन टू हुम? टू रेलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज। रेलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज मतलब जहां पर आप लिस्टेड हो। क्या लेने के लिए? इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेने के लिए, जहां पर आप लोग डीलिस्ट करने वाले हो। ठीक है। Not later than 15 days from the date of passing board resolution for the defect. ठीक है। और any other stat approval whichever is later. कहने का मतलब है, समझो मैं एक बैंक हूं, तो बैंक को शायद आरबीआई अप्रूवल बाद में मिलेगा, तो जब से मिलेगा वहां से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है। यानी कि बीआर पास किया या आरए मिला। आरए मतलब क्या होता है भैया? आरए मतलब रेगुलेटरी अप्रूवल। जब से पास हुआ होगा, जब से भी अप्रूवल मिला होगा, दोनों में से कोई भी एक, वहां से भैया कितना दिन? 15 दिन। क्या करोगे? इन प्रिंसिपल, अरे तेरे बाजू में सब बना दूंगा भाई, तो टेंशन मत ले। इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेंगे हम, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेंगे। ठीक बात है। काम की चीजें भी, ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या बोल रहा फिर? एप्लीकेशन सीकिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द डीलिस्टिंग ऑफ एनसीएस, ठीक है, शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द रेलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। यानी कि जब तुम एप्लीकेशन दोगे तो अगले 15 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? तेरे को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देगा। तू समझ मेरी बात? समझ में आ गई बात? इतना समझ में आ गई बात? जल्दी बता, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक बात है। फिर क्या होगा? नोटिस देगा। एंटिटी शैल सेंड नोटिस टू ऑफ डीलिस्टिंग टू द होल्डर ऑफ एनसीएस नॉट लेटर देन 3 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ आईपीए। यानी कि अब तुझे यहां पे क्या मिल गया भैया? तुझे यहां पे आईपीए मिल गया, तो यहां से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यानी कि 3 दिनों के अंदर अंदर, 1 day, 2 day, 3 day, ये 3 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों, ये 3 दिनों के अंदर अंदर भाई तुझे क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा साहब? होल्डर को देना पड़ेगा। दे दिया साहब, आगे बोलो, आगे बोलो। दे दिया, दे दिया। फिर भैया एली शैल ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम ऑल होल्डर, ठीक है, विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। यानी कि जब से नोटिस दिया है, यानी कि जब से आपको हमने यहां पे नोटिस दिया, यहां से 15 दिन में हम क्या लेंगे? हो बैटरी मरने वाली है, तो एनओसी दे लेंगे। ठीक है, आपसे हम एनओसी ले लेंगे। एनओसी ले लेंगे किस किस से? पहला होल्डर है, दूसरा कौन है? डिबेंचर ट्रस्टी है। ये 2 लोग हैं। ले लिया अप्रूवल। बात ये अटकल में इतनी बात पता होनी चाहिए। फिर क्या बोला? अगर फेलियर हो गया भैया, फेल हो गए, ठीक है, डीलिस्टिंग प्रपोजल शैल बी डीम्ड टू बी फेल अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। मतलब फेल हो गए तुम, ये सब रीजन में फेल हो जाओगे। कब? इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं मिला, फिर अप्रूवल नहीं मिला, होल्डर से नहीं मिला अप्रूवल, या तो आपको एनओसी नहीं मिला होगा। मतलब इस रीजन के वजह से, इस रीजन के वजह से भैया जी अल्टीमेटली आप क्या हो गए? फेल हो गए रहोगे। बस सही बात। चलो, इतना समझ में आ गया जी। सबसे पहले अगर बोल रहे हैं कि भैया अगर तेरे को आज एनसीएस की डीलिस्टिंग करवानी है, एनसीएस की बोलो क्या करवानी है भाई? तेरे को डीलिस्टिंग करवानी है, आ जाओ करवा देंगे। आप आ जाओ करवा देंगे। और ये नियम कानून है भैया। सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे,
या जब आपको रेगुलेटरी अप्रूवल मिले फिर 15 दिनों के अंदर अंदर आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लोगे। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का जो अप्रूवल है यानी कि स्टॉक एक्सचेंज रिवर्ट कर देगा 15 दिनों के अंदर अंदर। फिर 3 दिनों के अंदर अंदर आपको नोटिस भेजना होल्डर को और अगले 15 दिनों के अंदर अंदर एनओसी लेना उन लोगों से। अब मैंने बोला अगर किसी भी कारणवश फेलियर हो जाता है तो कोई बात नहीं, फेलियर अगर हो जाता है तो गवर्नमेंट बोलता है कि ऐसे केस में एंटिटी शाल इंटीमेट द सेम टू द एक्सचेंज विद इन 1 वर्किंग डेज फ्रॉम द इवेंट ऑफ फेलियर। यानी कि ये सब जब हो जाएगा और अगर गलती से बोलो क्या हो गया, हमारा फेलियर हो गया, तो 1 डे के अंदर अंदर, वर्किंग डे बेटा जी, यू विल इंटीमेट टू द स्टॉक एक्सचेंज। इतना समझ में आया कि नहीं बताओ? यू विल इंटीमेट द सेम टू द स्टॉक एक्सचेंज। इतना समझ में आया कि नहीं बता दे। बट व्हाट इफ सब सही चला तो विद इन 5 वर्किंग डेज of obtaining the requisite approval from the holder of NCS, ठीक है, listed entity shall make a final approval to the exchange in form of specified by stock exchange or to the stock exchange। ये कौन सा exchange है जहां पर आप listed already? The final application for delisting shall be disposed of by exchange within 15 days from the date of receipt of such application and all जो भी एस्पेक्ट्स है, ठीक है। 15 वर्किंग डेज ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, मतलब भैया आप लोग यहां से जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है 15 दिनों के अंदर अंदर क्या करोगे? स्टॉक एक्सचेंज को दे दोगे। स्टॉक एक्सचेंज अगला 15 दिन के अंदर बोलो क्या कर देगा? अप्रूवल दे देगा। एनी डाउट? ये पूरा प्रोसीजर है भैया, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए। पूरा प्रोसीजर बता दिया, ठीक बात। मैंने बोला कि भाई अगर किसी को क्या करना है, अपनी एनसीएस की डीलिस्टिंग करनी है। मैं एनसीएस बोल रहा हूं बट इसके अंदर दोनों चीज आ जाएगी। सबसे पहले हमने टाइमलाइन में क्या बनाया कि भाई तू बीआर पास कर, या तो देखो रेगुलेटरी अप्रूवल जब से मिले, बोल कमेंट बॉक्स में बता कितना दिन। तो भैया यहां से अगर तेरे को याद रहा तो 15 दिन के अंदर इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। मैं चला गया, 15 वर्किंग डे के अंदर परमिशन। किसको दोगे? एक्सचेंज को। अब एक्सचेंज अगले 15 दिन के अंदर क्या दे देगा? आईपीए दे देगा। दे दिया आईपीए। आईपीए के बाद तेरा काम क्या होगा? आईपीए के बाद 3 दिनों के अंदर अंदर 1 2 3 तू नोटिस देगा। किसको भाई? होल्डर को। ठीक है, दिया, नोटिस दिया, वर्किंग डे नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद तेरा काम क्या होगा? नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद भाई यहां से 15 दिनों के अंदर अंदर अप्रूवल ले, या मैं कहूं एनओसी ले। किससे लेगा एनओसी? या तो डिबेंचर होल्डर तो है ही, ट्रस्टी वगैरह जो भी है उनसे लेगा। अब 2 बातें होगी, या तो अप्रूवल मिलेगा या तो भाई फेलियर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? या तो बोलो क्या होगा बेटा जी? फेलियर होगा। 2 बातें होगी, डिबेंचर होल्डर या तो अप्रूव कर देगा तो रिजेक्ट कर देगा। अब फेलियर होने के रीजंस मैंने यहां पे ऑलरेडी बता दिए। इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं मिला या रिक्विजिट जो भी प्रॉब्लम है वो अप्रूवल नहीं मिला, तो ऐसे केस के अंदर 1 वर्किंग डे के अंदर अंदर किसको बता देगा? स्टॉक एक्सचेंज को बता देगा। सही बात है। इसके बाद सब अगर सही चल रहा है, यू विल मेक अ फाइनल एप्लीकेशन। यू विल मेक अ, अगर अप्रूवल मिल गया तो 5 दिनों के अंदर, मैंने सिर्फ 15 लिख दिया था शायद गलती से, ओए होए कहां खो गया मैंने शायद गलती से, कहां गया सप्लीमेंट? मैंने 15 लिख दिया। 15 नहीं आएगा दोस्तों, 5 आएगा।
अच्छा मैं वापस लिखने लग गया, 5 आएगा, ठीक है, और अगले 15 दिन में अप्रूवल मिलेगा, सही बात है। तो भाई ये कहां भटक गया मैं, खोलो मेरे अमेंडमेंट्स। हाँ जी, तो भैया 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर क्या करनी पड़ेगी आप लोग को, आप लोग को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। किसको दोगे, तो स्टॉक एक्सचेंज। एप्लीकेशन दिया, अप्रूवल हो गया, बल्ले बल्ले लाइफ सेट है आपकी, क्योंकि उसके अगले 15 दिनों के अंदर अंदर आपका अप्रूवल के साथ साथ डीलिस्टिंग हो जाएगा। भाई ये याद रखना बहुत काम का है, फिर से बोल रहा हूं, याद रखना बहुत काम का है, बहुत याद काम करना है, बहुत काम करना है अपने को लाइफ में, तो याद रखना ही है, ठीक बात है। उसके बाद अगर आप आ जाते हो तो ये हो गया अपना, ठीक है। वापस एनसीएस के ऊपर ही आ जाओ, देख लेते, आ जाओ क्या बोला है। सेबी ने नोटिफाई किया हुआ एक अमेंडमेंट के द्वारा, 4th अमेंडमेंट है, रिलैक्स करो फ्रेंड्स, which shall come into force on the date of publication on the official gazette, मुझे फर्क नहीं पड़ता कभी भी आए, ठीक है। वाइड नोटिफिकेशन रेगुलेशन 62A रिगार्डिंग व्हाट, भाई ध्यान देना, रिगार्डिंग लिस्टिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इशुएंस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज have been inserted and the same is provided here under, यानी कुछ इंक्लूजन की बातें हो रही है, कुछ इंक्लूजन की बातें हो रही है, ध्यान देना मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनना, कुछ इंक्लूजन की बात हो रही, फोकस करना। बोलता है भाई अगर तुम एक लिस्टेड एंटिटी हो जिसका नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है, shall list all non-convertible debt securities are listed, shall list all non-convertible debt securities for the purpose to be issued on or after 1 जनवरी 2024, यानी कि लिस्टिंग का परव्यू बढ़ गया, अब लिस्टिंग कराना पड़ेगा। A listed entity whose subsequent issues of unlisted NCS made on or before 31st of December 2023 are outstanding on the said date may list such securities on the stock exchange। पहली बात, 1 जनवरी 2024 के बाद अगर सब्सिक्वेंट इश्यू करो तो लिस्ट करा देना, पहले कुछ बचा हुआ है तो लिस्ट करवाने करो, नहीं करवाना मत करो, क्योंकि यहां पर एक वर्ड डाला हुआ है मे, ठीक बात है। एक इंक्लूजन किया हुआ है, लिस्टिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इश्यूज, क्या भैया हेडर क्या बनेगा, लिस्टिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इश्यूज 1 जनवरी 2024 के बाद जितने सब्सिक्वेंट होंगे वो सब लिस्टेड होंगे, बट 31 दिसंबर 2023 के पहले वाला अगर कुछ भी है, बोलता है मे लिस्ट। चमका देता हूं तेरे बेटरमेंट के लिए, डेट चमका देता हूं, शाल लिस्ट। कोई दिक्कत, एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अरे काला काला काहे हो गया, अरे अंधेरा काहे हो गया, हाँ जीवन में हमको आपके लाइफ में रोशन करना है। क्या बोला गया आगे, अ लिस्टेड एंटिटी दैट प्रपोजेस टू लिस्ट एनसीएस ऑन एक्सचेंज ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2024 shall list all outstanding unlisted NCS previously issued on और आफ्टर 1 जनवरी 2024, यानी कि तुम अल्टीमेटली लिस्ट करवा दोगे विद इन 3 मंथ्स, ठीक भैया, 3 महीने के अंदर अंदर हम लोग जो भी इशू करने वाले हैं लिस्ट करवा देंगे, मतलब जो बचा हुआ है 1 जनवरी से, अगर कुछ बचा भी तो कर लेना। द लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट रिक्वायर टू लिस्ट फॉलोइंग सिक्योरिटीज, अगर एग्जाम में पूछे तो ये पूछ लेना, ये काम का है, ठीक बात, ये लिस्ट नहीं किया तो भी चलेगा। सबसे पहला बॉन्ड इशूड अंडर सेक्शन 54 EC, जिसके अंदर आप जब भी ये बॉन्ड खरीदते हो तो आपको कैपिटल गेन्स वाला टैक्स आप डेफर कर सकते हो या आप नहीं भरते हो, ठीक है। फिर क्या बोला है, ऐसी नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज जो कैसे आया, अग्रीमेंट के वजह से आया बिटवीन लिस्टेड एंटिटी एंड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि यूएन वगैरह,
एडीबी वगैरह, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह वगैरह, ठीक है। यानी कि इनकम टैक्स वाले जो बॉन्ड्स है उसको लिस्ट मत कराओ, ऐसे नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज मत करो जो एक मल्टीलैटरल रीजन की वजह से आया है। दूसरा, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, क्या बोला मैंने, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, ठीक है, ध्यान देना, टू एन ऑर्डर ऑफ एनी ट्रिब्यूनल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एज स्टिपुलेटेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर और रेगुलेटरी। मतलब भैया अगर आपके रेगुलेटर ने ना कहा है तो नॉट रिक्वायर्ड, ठीक बात। फिर ये बोले जो भी सिक्योरिटीज 2, 3, 4 नंबर पे है वो भी इसको वो नहीं करना है। फिर क्या बोल रहे हैं, listed entity proposing to issue securities under sub-regulation 4 shall disclose to the stock exchanges on which NCS are listed and all key terms of the securities including embedded options, security offered, interest rate, ठीक है, हम बता देंगे। अब ये लिस्ट तो नहीं करना, ये जो है ये 3 चीज आपको लिस्ट कराने की जरूरत नहीं है। फिर 2 और बातें बोली गई है, हम डिटेल्स दे देंगे। तो ये लिस्टिंग के ऊपर कुछ बातें बोली गई है जो अगर मैंने सामने आपको बता दिया है, ठीक है। अब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहां पे एक और अमेंडमेंट आया है, देखोगे तो भी आप एक ब्रीफ एनालिसिस है। एनालिसिस क्या भैया, जो डिस्क्लोजर्स है वो अब टॉप 100 के बदले टॉप 200 एंटिटीज देगी। ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो ये मेन था। बायबैक का मैंने ऑलरेडी बता दिया, बायबैक के लिए करना क्या है पूरा इन डिटेल बात किया वहां पे, टाइमिंग कहां से कहां मैंने वो बता दिया, ठीक है। यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे जाके आक्रमण करना दोस्तों, पूरा डिस्क्लोजर की डिस्कस किया। अगर मैं ये रिकॉर्ड यहाँ पे अभी करता अभी, तो समझो करीब करीब अभी लेक्चर 2 घंटे प्लस बन जाता। तो इसी से मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हुआ है, ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है और बहुत ही प्यारे नोट्स बना के रखे, बिल्कुल उसको देखना भाई। इसके अंदर से सवाल पूछना चाहिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 अमेंडमेंट ऐसे हैं ना फ्रेंड्स जो एक्चुअली काम के, मतलब भयंकर वाले काम के, तो ये वन ऑफ दैट है। आ जाओ, सबसे पहले तो एक चीज हमने पढ़नी है यहाँ पे, लिक्विड नेटवर्थ। ये काम का है हमारा। क्या पढ़ना हमको, एक टॉपिक पढ़ना, टॉपिक का नाम क्या है, लिक्विड नेटवर्थ। लिक्विड नेटवर्थ पढ़नी है। पहली चीज हमको क्या करनी है, ये पढ़नी है, क्या पढ़नी है, लिक्विड नेटवर्थ पढ़नी है। व्हाट इज लिक्विड नेटवर्थ? भाई साहब बोल दिया, ऐसा पैसा जो हमने डिप्लॉय किया है, डिप्लॉय माने इन्वेस्ट किया हुआ है। क्या किया है दोस्तों, डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करने का मतलब है इन्वेस्ट किया। कहां पे इन्वेस्ट किया है, इन लिक्विड एसेट। वेर बेटा जी, इन लिक्विड एसेट विच आर अनएनकम्बर्ड, यानी नो लीन, नो चार्ज, नथिंग इज क्रिएटेड फ्रेंड्स, विच इंक्लूड्स व्हाट, कैश, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टेबल्स, रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, रीपर्चेज जो आप करते हो अल्टीमेटली, ये सारी चीजें। वापस से बोल रहा हूं, जो हमारा लिक्विड नेटवर्थ है, बाजू में लिख रहा हूं फ्रेंड्स, नसीब खराब रहे आपका नहीं इंस्टीट्यूट का, आपका नसीब अच्छा, बट अगर नसीब आपका अच्छा है तो एग्जामिनर पूछ लेगा, इंस्टीट्यूट पूछ लेगा। लिक्विड नेटवर्थ का मतलब है भैया वो सारे नेटवर्थ, वो सारे पैसे, वो सारे नेटवर्थ, वो सारे पैसे जो कैश के फॉर्मेट में, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आपने बना के रखा हुआ है, या जो आपने टेबल बना के रखा है, या जो रेपो जीसेक है, वो अगर यहां पे पैसे लगाए, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड नेटवर्थ। ऐसा पैसा जो रेडिली कैश में अवेलेबल कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट है ना जो लिक्विडिटी अच्छी होती है फ्रेंड इसकी। अब मजे बात है भैया, न्यू डेफिनेशन ऑफ एनएवी।
इज एडेड। अच्छा 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 ठीक है, एनएवी का नया नया डेफिनेशन है, जरा ध्यान से देखते आ जाओ दोस्तों, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्या बोला है सर? एनएवी और नेट एसेट वैल्यू शैल मीन द वैल्यू कंप्यूटेड इन मैनर प्रोवाइडेड इन सब रेगुलेशन 1 रेगुलेशन 48। थैंक यू बेटा। यहां पे बोला कि हमने तुमको फॉर्मूला मेंशन करके दिया है, सो जो फॉर्मूला है इट इज मेंशन अंडर रेगुलेशन 48(1). मतलब ठीक है, बराबर है। इन रेगुलेशन 7 ये हमारा काम हो गया। अगर तुमको आराम से बैठ के पढ़ना है तो देख लो, आप 48(1) लगाओ, खुद ब खुद मालूम पड़ेगा। यहां पे और भी कुछ बातें बोली गई। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन रेगुलेशन 7 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करी गई है। ओके, प्लीज ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडिशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन क्लॉज ए हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड रिलेटिंग टू द स्पॉन्सर हैविंग साउंड ट्रैक रिकॉर्ड। अच्छा, यहां पे इसका मतलब है एक साउंड ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में कुछ बोला गया। ठीक बात है, मेरी बात समझना। साउंड ट्रैक रिकॉर्ड मतलब क्या? सबसे पहला, एक ऐसा व्यक्ति जो फाइनेंशियल सर्विसेज में है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज में, ठीक है, नॉट लेस देन 5 years, यानी कि 5 साल का तजुर्बा है उसके पास। इसके साथ साथ शब्दों को गौर फरमाना, शब्दों को गौर फरमाना, शब्दों को गौर फरमाना, शब्दों को गौर फरमाना। क्यों बार बार ये सब बोल रहे हो सर? ध्यान देना बेटे, यहां पे कहीं पे भी और लिखा नहीं है, यहां पर एंड 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 लिखा हुआ है। हर जगह पर बोलो क्या लिखा हुआ है? एंड 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 लिखा हुआ है। ये खाने पीने की बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान से मेरी बात सुनना। बता, फाइनेंशियल सर्विस का 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है भैया। आपकी नेटवर्थ, आपकी नेटवर्थ मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव चाहिए, ठीक बात है। प्लस आपकी लिक्विड, पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ। अब ये भी डेफिनेशन बड़ा फ्रेंड्स। आपकी पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ, जो आप कैपिटल कॉन्ट्री करने वाले हो, कैपिटल कॉन्ट्री करने वाले हो किसके अंदर? एएमसी के अंदर। एएमसी के अंदर जो आप कैपिटल कॉन्ट्री करने वाले हो, किसके अंदर? जो आप क्या करने वाले हो? कैपिटल कॉन्ट्री करने वाले हो। जो आप कैपिटल क्या करने वाले हो? कॉन्ट्री करने वाले हो दोस्तों। जो आप कैपिटल कॉन्ट्री करने वाले हो किसके अंदर? किसके अंदर? एएमसी के अंदर। वो कितना होना चाहिए भैया? तो बोल दिया भैया ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर? सर ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको याद रहेगा कि कितना पैसा लगता है, 40% लगता है भैया। स्पॉन्सर 40% लगाते हैं ना, तो जो स्पॉन्सर होगा उसका जो पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ होगा वो ज्यादा होना चाहिए। अब लिक्विड नेटवर्थ क्या होता है दोस्तों? अभी जस्ट डिस्कस किया, ये डेफिनेशन इंक्लूड किया है, इसीलिए तो हमने ये डिस्कस किया। ज्यादा होगा भैया। ज्यादा मतलब किससे कंपेयर करोगे? पार वैल्यू, पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू? भैया मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा। विच एवर इज हायर, ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा। कंडीशन नंबर 2 को अगर मैं समराइज करूं तो भाई तेरी नेटवर्थ, मुझे क्या चाहिए? मुझे तेरी नेटवर्थ पॉजिटिव चाहिए पिछले 5 साल। तेरा जो लिक्विड नेटवर्थ होगा, देख मैं क्या लिख रहा हूं, वो क्या होगा? वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द कैपिटल कॉन्ट्री। जब मैं बोलूं ज्यादा होगा मतलब कितना ज्यादा होगा भैया? तो बोलते मैं तेरा जो इन्वेस्टमेंट है मैं चेक करेगा पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच इज हायर, याद रखना। प्लस भाई तेरी नेट प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल दिस थिंग, डेप्री, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, प्रॉफिट होना चाहिए भैया, तो भिखारी नहीं चलेगा। उसके बाद बात
भैया एवरेज नेट एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्री वेप्री एप्री कितना होना चाहिए? 10 करोड़। भैया मैं बोला एवरेज प्रॉफिट कितना करोड़ भाई? 10 खोका, ठीक बात है। उसके बाद हाउएवर, अरे भाई इतने सारी कंडीशन है बेटा, शादी करनी है तो इतनी कंडीशन नहीं होती, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। जैसे कि हनी सिंह ने बोला है घर है पैसा है गाड़ी, आप समझे मेरी बात? तो भाई इतनी सारी चीजें बोल दी। अगर इफ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड अंडर एक्सप्लेनेशन आर नॉट फुलफिल्ड द स्पॉन्सर शाल, मतलब अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, इफ कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, अच्छा जी क्या कर लोगे भाई? बताता हूं क्या कर लोगे। इफ कंडीशन नॉट फुलफिल्ड क्या क्या करोगे? यू विल एडिक्वेटली capitalize the asset management company such that net worth of asset management company is not less than the rupees of 150 crore plus capitalize का मतलब होता है add to capital। you will capitalize कितना करोड़? 150 crore plus you will ensure that initial shareholding equivalent to the capital contributed to the AMC to the extent is not less than 150 crore which is locked in for 5 years। oh my god, lock in for 5 years, ठीक बात है। प्लस एक्सपीरियंस बंदे को तुम रखना, मतलब कौन कौन सारे भाई, इतने सारे लोग, सीईओ, सीओओ, सीआरओ, सीसीओ, सीआईओ, अरे भाई ये सब जो लोग हैं ना, इनके पास माने कि मेरे जो कंपनी में केएमपी है उनके पास 30 ईयर का भाई वर्क एक्स चाहिए। प्लस अरे भाई देख रहे हो शर्त खत्म नहीं हो रही भैया, शर्त खत्म नहीं हो रही है। एंश्योर दैट इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग एएमसी, एक एएमसी को उठा लिया है, the sponsor have minimum positive net worth or equal to incremental capitalization required for minimum capitalization of AMC and the positive liquid net worth or the sponsor of the firm tied up are extend to the aggregate par of the market value which is higher। इसका मतलब है अगर कोई नया बंदा आ रहा है, नए वाले की एंट्री हो रही है, नए वाले के पास भी उतना ही माल होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए जितना हमने बोला है, यानी कि न्यू एंट्री का न्यू बंदे का सेम कैपेसिटी चाहिए, कोई हमको कोई आसपास का बंदा नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला? एंश्योर व्हाट? इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेक इन एग्जिस्टिंग एएमसी द शेयर होल्डिंग इक्विवेलेंट टू द एटलीस्ट ऑफ 150 करोड़ शैल बी लॉक्ड इन 5 years। ऑब्वियसली बात है, अगर कुछ माल बेचा गया तो 150 करोड़ का माल जो रहेगा वो लॉक इन रहेगा, और लॉक इन रहेगा ये ऊपर ही बोल दिया गया था, ठीक है? तो ये बात है। अच्छा यहाँ पे बोला अब पी और पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल और पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड में आल्सो बी परमिटेड टू बी स्पॉन्सर ऑफ म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन एज स्पेसिफाइड से भी, यानी कि मतलब एक पी फंड को भी, ये ब्लैक रॉक वगैरह वगैरह जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, जो ब्लैक रॉक वगैरह जो बड़े बड़े लोग हैं, ये सब लोग भी क्या कर सकते हैं, ये लोग भी आपका क्या बन सकते हैं, ये लोग भी आपके फंड में एएमसी में अल्टीमेटली कंट्रोलर बन सकते हैं, स्पॉन्सर बन सकते हैं। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें एकदम वर्स्ट के सिनेरियो, इसका मतलब इतने सारे कंडीशन आपके सामने खड़े हुए हैं कि भाई इतने कंडीशन आपको पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला कंडीशन अगर आप सामने देखोगे तो लिक्विड नेटवर्थ, ये एक नया डेफिनेशन ऐड ऑन किया, नया डेफिनेशन ऐड ऑन किया तो भाई तुझे पढ़ना पड़ेगा, कांट हेल्प। सेकंड चीज एनएवी का एनएवी की इसमें अपडेशन आया है, प्लस तो देखा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत चीजें अभी एग्जाम में पूछेंगे तो साउंड ट्रैक रिकॉर्ड पे सवाल पूछने के चांसेस है भैया, ये सारी चीजें है। अगर व्हाट इफ कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो 150 करोड़ तुमको डालना पड़ेगा, लॉक इन रहेगा, ठीक है? न्यू बंदा आता है, कोई नया एक्वायर करता है तो उसको भी 150 करोड़ लॉक इन में रहेगा। अब भाई साहब अगर आप आ जाओ तो आपको ना ध्यान देना है सबसे पहले इसके ऊपर, चौथे पॉइंट पे आ जाओ। हो गया वो, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बोला गया, हो गया वो। यहां पे आ जाओ। 7C हैज बीन इंसर्टेड, मतलब ये इंसर्शन किया गया है, 7C इंक्लूड किया गया, ठीक बात है। और भाई छोटा मोटा सेक्शन नहीं है भाई, भारी सेक्शन है भैया, क्योंकि यहां पर गवर्नेंस की बात हो रही है। तुमको मैंने 1000 साल बोल रहा हूं, ये तो भैया अभी तो आप बड़े यंग हो,
30 साल बाद मेरी बात याद रखना, सीएस इतना बड़ा प्रोफेशन बनेगा ना, गवर्नेंस में अगर कोई होगा वो सीएस होगा, क्योंकि हमारे पास, हम कंपनी सेक्रेटरी में तो परंपार पावर है फ्रेंड्स। अगर अभी भी आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो, दिल नहीं लगा रहे हो, आप भूलोगे, आप मेरी बात याद करोगे फ्रेंड्स कि मैंने कहा था गवर्नेंस का अगर हीरो कोई होगा, रक्षक कोई होगा, वो सीएस होगा दोस्तों। तो पढ़ना चालू करो दोस्तों। तो यहाँ पे देखो गवर्नेंस हर जगह पे आ रहा है। अमेंडमेंट वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त 2 बार तो मैंने गवर्नेंस की बात करी, तुम जस्ट इमेजिन करो। तो गवर्नेंस वाला काम हो जाएगा। प्लस यहाँ पे बोला स्पॉन्सर में भी परमिटेड टू डिसोसिएट। ओ भाई 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 भाई, ये प्रोफेशनल केस में भी डिसोसिएशन का अमेंडमेंट आया है, वो प्रोफेशनल की अलग से वीडियो आएगी, डोंट वरी। तो यहाँ पे बोले कि भी स्पॉन्सर चाहे तो अपना रिश्ता तोड़ सकता है, अपने रिश्ते नाते तोड़ सकते हैं। बोलो हाँ, पक्का? क्या बोला? स्पॉन्सर में भी परमिटेड टू डिसोसिएट फ्रॉम द एएमसी, यानी कि स्पॉन्सर चाहे तो एएमसी से ब्रेकअप कर सकता है बिना ब्रेकअप सॉन्ग लगाकर। कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, जो समझाता हूं। सबसे पहला कंडीशन दिया, कंडीशन फुलफिल करना। मैं फिर से बोल रही हूं, इंपॉर्टेंट है। इन द इवेंट ऑफ स्पॉन्सर डिसएसोसिएटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द एएमसी and the mutual fund, the AMC of the existing mutual fund may act as the sponsor। क्या बात है, क्या बात है, मतलब AMC क्या बन जाएगा, स्पॉन्सर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्पॉन्सर बन जाएगा। बट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, कंडीशन क्या वो देखेंगे, सेबी ने जो बोला है वो। इन द इवेंट ऑफ डिसएसोसिएशन ऑफ द स्पॉन्सर फ्रॉम द AMC, the mutual fund, the shareholding of any shareholder in the AMC shall be below 10%। यानी कि इस AMC के अंदर जो पुराना स्पॉन्सर था, जो तुम्हारा ओल्ड स्पॉन्सर था, इस AMC के अंदर दबदबा 10% से कम होगा। सही बात है। चौथी बात, इन द इवेंट ऑफ स्पॉन्सर डिसोसिएटिंग इटसेल्फ फ्रॉम AMC और म्यूचुअल फंड, the board of directors shall be what, 2/3 independent। यानी कि उस AMC के अंदर जो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा, उसके अंदर का 2/3 क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे। भाई भयंकर बातें हो रही है यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ भयंकर बातें हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्पॉन्सर अगर अपना रिश्ता नाता तोड़ता है AMC के साथ, कर सकते हो एज कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। सेकंड पॉइंट, साहब अगर ऐसा होता है तो जो एग्जिस्टिंग AMC वो स्पॉन्सर जैसा एक्ट कर सकता है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ओल्ड स्पॉन्सर जो था वो AMC के अंदर कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं हो जो 10% से ज्यादा होल्ड करता हो। ठीक बात है। दूसरा, AMC अगर कोई भी स्पॉन्सर डिसएसोसिएट करता है किसी भी AMC या म्यूचुअल फंड के साथ, तो भैया उस AMC के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे वो 2/3 इंडिपेंडेंट रहेंगे। सही बात है। प्लस इफ असेट मैनेजमेंट फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन स्पेसिफाइड अबव, यानी कि ऊपर दिए गए कंडीशन, the disassociate sponsor or any entity may become sponsor of the mutual fund subject to such condition as specified। सीधी बात है। अगर ये ऊपर दिए गए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, तो ऐसे केस के अंदर जो पुराना माई बाप है वो हमारा माई बाप बनेगा, तो कोई और एंटिटी बनेगा। यहाँ पे कॉर करने वाली बात क्या है, या तो कोई नया बन जाएगा हमारा दाता विधाता, या डिसोसिएटेड स्पॉन्सर बन जाएगा। ठीक है। अब आखिरी वाला पॉइंट है, 2-3 पॉइंट है बस, खत्म होने का है। जान मत निकालो, क्या लिखा हुआ है, रेगुलेशन 16 pertaining disqualification from being appointed as trustee। ओ हो। ठीक है। फॉलोइंग सब रेगुलेशन 7 इज इंसर्टेड। ठीक बात है। क्या बोला है, इन केस ऑफ कंपनी इज अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड, द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द ट्रस्टी कंपनी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या बात है, क्या बोले, देखो अगर किसी कंपनी को, या मैं कहूं किसी ट्रस्टी कंपनी को तुम क्या बनाने वाले थे, ट्रस्टी बनाने वाले थे किसी म्यूचुअल फंड का, तो भाई इधर बहुत प्यारी बात बोली ये गई है, बहुत प्यारी बात ये बोली गई है कि भाई इस ट्रस्टी कंपनी के अंदर दो तुम्हारा चेयरपर्सन होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। खत्म होगी बात। ठीक है, ये बात हाईलाइट कर दो भैया, वो भाई देखो जो हमने लिख के रखी वो तो काम का ही है, बढ़िया साइड में लिखा रहेगा ना, इसको कहीं पेन डाउन कर लो,
काम आराम से बनेगा। उसको एग्जाम के पहले एक बार तो पढ़ के जाना, मुझे लग रहा है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड द ट्रस्टी कंपनी ऑलरेडी अपॉइंटेड एज ट्रस्टी ऑफ एमएफ कंप्लाई विद दिस सब रेगुलेशन विद इन अ पीरियड एज स्पेसिफाइड। यानी कि सर अगर ऑलरेडी किसी ट्रस्टी को कंपनी ट्रस्टी को रखा है ऑलरेडी हमने, तो उसको हमने ये जो रूल है वो कंप्लाई करना पड़ेगा विद इन द पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। मतलब इफ ऑलरेडी अपॉइंटेड बिफोर अमेंडमेंट, तो क्या करेगा? बिफोर अमेंडमेंट अगर तू करेगा तो क्या करेगा? तो कोई बात नहीं, तो अपॉइंट कर ले। किसको अपॉइंट करेगा? अरे किसको अपॉइंट करेगा? अरे भाई अपॉइंट कर ले बोल रहा हूं, किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। कितने टाइम में? टाइम स्पेसिफाइड बाय सेबी। ओके जी, आगे बस खत्म होने को। बोला भैया अगर लिस्टिंग करवा रहे यूनिट्स का, अच्छा ठीक है, क्या करवा रहे? लिस्टिंग करवा रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा। खत्म हो गया। यानी कि भैया अगर आप लिस्टिंग करवा रहे हो ऑफ यूनिट्स तो क्या लेगा? तू इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेगा, फुल स्टॉप। दूसरा 31B क्या बोलता है? रेगुलेशन 31B क्या बोलता है? pertaining to the listing agreement is substituted with the following: before listing units of any scheme of mutual fund of the on the exchange, the AMC of the mutual fund shall execute an agreement with such exchanges। ठीक ही बात है ना? जनरली कंपनी करती है, यहाँ पे तो कंपनी नहीं है, तो यहां पर जो होगा AMC लिस्टिंग अग्रीमेंट साइन करेगा किसके साथ? डेजिग्नेटेड एक्सचेंज के साथ। ओ हो, ये बात लिखी हुई है। Guys, with this we have completed all the amendments which is applicable to your attempt, friends। हर एक चीज मैंने कवर करने की पूरी ट्राई करी है। दो काम करना है, एक तो ये आप जल्दी आके लिंक नीचे मिल जाएगा, प्लस ये जो मैंने लिखा हुआ है ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक बात है, ये दोनों चीज आपको मिल जाएगा विद ऑल द एक्सप्लेनेशन जो भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इसको शेयर नहीं किया तो ऐसी रिएक्शन मिलेगी, अगर शेयर किया और लाइक किया तो भाई मजा आ जाएगा वीडियो। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के लिए। आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, कुछ पॉइंट समझ में तो मुझे कमेंट में बताओ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार, शिवरात्रि, बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं बहुत जल्दी, और कुछ भी दिक्कत है तो भैया बताओ, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। डरने की जरूरत नहीं, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।